हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका वीजी स्टडी हब में। ठीक है, थर्ड डे है सर हमारा, ये थर्ड डे है और आज का टॉपिक है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका पूरा जो थेरी है, जो पूरा बैकग्राउंड है, उसका जो पूरा फॉर्मेट है, उसके सारे जो एडजस्टमेंट्स हैं, उसका जो पूरा जो भी हम लॉजिक्स है वो पूरे पढ़ने वाले हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, क्या एलिमेंट्स होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, क्यों प्लस माइनस हम करते हैं, सबका लॉजिक, सारे हिडन एडजस्टमेंट्स, हर चीज़ सर इस वीडियो में आने वाली है। और कल हम उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और हुआ टाइम मिला मुझे तो एक फुल क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा ताकि आपको ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर होता है, ओवरऑल एक क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको पता चले। ठीक है, वो कल आएगा। प्रैक्टिकल एमसीक्यूज हम कल देखेंगे। आज हम पूरा फॉर्मेट, सारे एडजस्टमेंट, सारा जो AS3 के बारे में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, पूरा हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा खासा वेटेज है सर इसका भी, 5-6 मार्क का आराम सा वेटेज है, जैसे रेशियो एनालिसिस का था। सिमिलर वेटेज कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। सिमिलर वे में एक आध क्वेश्चन थ्योरी आता है और बाकी सब लगभग प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए सर, तो फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। और जो आ गए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए भाई, बता दीजिए कितने कितने लोग आ गए हैं, लाइक करके बताओ। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं भैया, रेशियो एनालिसिस ऑलरेडी मैंने ले लिया है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल एमसीक्यूज 2 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। टाइम निकाल के वो भी देख लें, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, आ गए सारे, करें चालू। आई होप आप देख रहे हो और लाइक भी कर रहे हो। ठीक है, शेयर भी कर रहे हो, अपने सारे नालायक दोस्तों को भी बता रहे हो कि भैया एक प्रॉपर रिवीजन क्लास हो रही है, तो आप सब बता रहे हो। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू कि जो भी बच्चे फ़ायदा ले रहे हैं वो सबको बता रहे हैं। ठीक है, इसको शेयर कर रहे हैं क्योंकि मैं बार बार बोलूँगा नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलिए, अब इसमें देखो पैटर्न कैसे होने वाला है कि थ्योरी ज़्यादा है नहीं, फॉर्मेट ही है, एडजस्टमेंट्स ही ज़्यादा हैं, ऐसे कोई प्योर थ्योरी नहीं है। तो मैं वर्ड टू वर्ड यहाँ रीड नहीं करूँगा, जहाँ जहाँ मुझे लगा जैसे कोई टेक्निकल लाइन है, टेक्निकल वर्ड्स हैं, कोई पूरा पैराग्राफ मुझे पढ़ना है तो बस मैं तब नोट्स पे आऊँगा, नहीं तो सब मैं लिखवा के आपको सारा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो सब हैंड रिटन होगा इसमें, आप भी साथ साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ऐसा कुछ नया नहीं है, सब कुछ नोट्स में भी है। ठीक है, सब कुछ नोट्स में भी है, बट आप स्टिल लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले हम नीड डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बनता है, कि काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता। काफ़ी बच्चों को एज अ एनालिटिकल टूल कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्या रेलेवेंस होता है वो ही नहीं पता। अब आप कैश बुक ऑलरेडी बनाते हो, कैश बुक, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट जो भी हो, सब्सिडरी बुक्स बनाते हो तो कैश बुक बनाते हो, और नॉर्मल जर्नल लेजर बनाते हो तो आप कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाते हो। तो जब ऑलरेडी कैश के इनफ्लोज और आउटफ्लोज की जानकारी आपके पास ऑलरेडी है इन फॉर्म ऑफ कैश बुक, तो फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हो। यहां से शुरुआत करनी चाहिए इस टॉपिक की। ठीक है, कि बनाते ही क्यों है भाई, क्योंकि इनफ्लो आउटफ्लो ही पता करने हैं, तो वो तो कैश बुक में ऑलरेडी है, वहीं से ले लो। तो क्या प्रॉब्लम जाती है, क्यों हम कैश अकाउंट को या कैश बुक को उस तरह यूज नहीं कर पाते और हमको एक सेपरेट स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट जैसे कि आप पढ़ते हो कि क्रोनोलॉजिकल होता है, वो डेट वाइज मेंटेन होता है। इवन कैश अकाउंट भी, लेजर भी बनाते हो तो डेट वाइज होता है, तो उसमें सारे डेट वाइज ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। उसमें आप एनालिटिकल वे में नहीं बना सकते। एनालिटिकल वे में का क्या मतलब है कि अगर मुझे ये पता करना है कि कुछ कैश फ्लोज, कौन से कैश फ्लोज आपकी कमाई से रिलेटेड है, कौन से कैश फ्लोज आपकी कमाई से रिलेटेड है, तो मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि आपने तो डेट वाइज रिकॉर्ड किया है। अब मैं इसको फिल्टर कैसे करूंगा कि हाँ ये कमाई से है, ये बोरोइंग से रिलेटेड है, तो आप उसमें एनालिसिस नहीं कर सकते। आप बिजनेस में कितना दम है, बिजनेस कितना कैश फ्लो जनरेट करता है, आप ये एफएम में भी पढ़ोगे, एफएम में पूरा कैश फ्लो ही होता है।
हर बिजनेस को कैश फ्लो के हिसाब से इवैल्यूएट किया जाता है। इवन सारे जो बिजनेस के वैल्यूएशंस होते हैं वो भी कैश फ्लो बेसिस से ही होते हैं, बिकॉज प्रॉफिट से ज्यादा बेटर कैश फ्लो को माना जाता है। प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा बेटर कैश फ्लो को माना जाता है। कैश फ्लो अगर कोई बिजनेस जनरेट कर रहा है, अपनी कमाई से जनरेट कर रहा है, तो एक अच्छा बिजनेस है, वो लॉन्ग टर्म तक टिक पाएगा, ग्रो हो पाएगा, ऐसा माना जाता है। सिर्फ बुक प्रॉफिट से कुछ नहीं होता, दैट हैज टू बी सपोर्टेड बाय कैश फ्लोस। तो कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस है। तो अगर किसी इंसान को, इन्वेस्टर को, एनालिस्ट को यह पता करना हो कि बिजनेस कमाई से कितना कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, तो वो नॉर्मल बेसिस पे नहीं निकाल सकता, क्योंकि ऐसा कोई एनालिसिस या इस तरह से कैश अकाउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है, वो क्रोनोलॉजिकल वे में ही होता है। तो इसीलिए हमारी नीड बनती है कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएं और हम अलग अलग एनालिटिकल वे में कैश फ्लो को डिवाइड करें। आए ख्याल में? तो ये हो गया नीड, कि हमको जो जानकारी चाहिए एनालिसिस के लिए वो हमको बुक्स ऑफ अकाउंट और ये सब से नहीं मिलती, इसलिए हम ये बनाते हैं। अब ये किसको बनाना है? ठीक है, ये सारे कंपनीज को बनाना है, कंपनीज को बनाना है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ चुके हो, कंपनीज एक्ट 2013 आप पढ़ चुके हो, तो उसमें आप पढ़ते ही हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना होता है हर कंपनी को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन में आप पढ़ते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखा है। तो इससे क्या साबित होता है कि हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। अब उनमें से कुछ उन्होंने एग्जम्पशन दिए, ठीक है, एक्सेप्ट किसको किसको नहीं बनाना है, अलग से एग्जम्पशन दिए हैं। एक्सेप्ट पहला है 1 पर्सन कंपनी, फिर है स्मॉल कंपनी, और फिर है डोरमेंट कंपनी। ठीक है, ये 3 टाइप के कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की और प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है? AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही नाम है उसका, इस पे भी क्वेश्चन आता ही रहता है। ठीक है, सारे पंच वर्ड्स में कवर करूंगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो AS3 इस पे लागू होता है। AS3 के हिसाब से उसके रूल्स फॉलो करके आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, प्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये 3 कंपनीज एक्ट एग्जाम करती है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एग्जाम करता है, कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अप्लाई नहीं होता। मतलब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 न फॉलो करके भी कैश फ्लो बना सकते हैं। ठीक है, समझो बात को, 2 अलग अलग चीजें। एक है किसको बनाना है, कंपनीज पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है तो वो बताएगा, और AS तो सब पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो कंपनीज का कंपनीज एक्ट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि एक प्रॉपर सेपरेट लॉ है। और जिन पे कोई लॉ ही नहीं है रिगार्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वहां आप AS3 अप्लाई करोगे। तो उन्होंने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एग्जम्पशन दिया हुआ है, और अदर देन जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन पे AS3 लागू होता है। अभी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि कॉर्पोरेट एंटिटीज का अलग क्लासिफिकेशन होता है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का अलग होता है, वो अपन वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं यहां नहीं जा रहा। ठीक है, पर एक आध क्वेश्चन इस पे बनता है कि कौन से टाइप के कंपनीज को AS3 के हिसाब से या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो 3 है, OPC, स्मॉल एंड डोरमेंट कंपनी, तो ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, चलिए सर, ये हो गया एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, अब है एप्लीकेबिलिटी। किसको बनाना है और AS3 के हिसाब से बनाना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। अब कैश फ्लो से क्या जानकारी मिलेगी? ठीक है, कैश फ्लो से आपको 3 बेसिक जानकारी मिलेगी। वैसे तो एक ही जानकारी है कि आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है, एक नया ही टर्म आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डिफाइन करता है। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है उसकी। तो कैश का मतलब क्या है? कैश इन हैंड, जो आपके पास है, बिजनेस के पास फिजिकल कैश जो है, दैट इज कैश इन हैंड। एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, जो डिमांड डिपॉजिट है यानी कि सेविंग्स अकाउंट जो होता है, जो कभी भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, मेनली सेविंग अकाउंट ही होता है, उसी को आप डिमांड डिपॉजिट कहते हो। तो जो भी डिमांड डिपॉजिट्स बिजनेस के बैंक के पास पड़े हैं पैसे, वो भी कैश ही है, क्योंकि आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एज गुड एज कैश ही है, ऐसा माना जाएगा।
तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कैश में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है, क्लियर है। फिर है सर एक और टर्म यूज की गई है AS3 में, दैट इज कैश इक्विवेलेंट्स, जो कैश के बराबर है, कैश नहीं है वो, एक्चुअल जो उसका फॉर्म है वो कैश नहीं है, पर हम कैश फ्लो के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से उसको कैश के बराबर मानेंगे। तो ये क्या है, आर शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, मतलब ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म है विद इन 1 ईयर, जो अपन पढ़ेंगे एक्चुअली 3 मंथ्स का क्राइटेरिया यहां पे आता है। तो शॉर्ट टर्म है, हाईली लिक्विड है, लिक्विड का मतलब क्या है सर, कि जो सेलेबल है, मार्केटेबल है। नॉर्मली कौन से सिक्योरिटीज मार्केटेबल होते हैं, जो लिस्टेड है, जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, वो लिक्विड माने जाते हैं, क्योंकि डेली ट्रेड होते हैं, कभी भी आप जाओगे तो बायर सेलर मिल जाते हैं और आप उसको ट्रेड करके बेच सकते हो। तो नॉर्मली लिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स को आप क्या कहते हो, कि वो हाईली लिक्विड है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हाईली लिक्विड है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल, रेडिली, एकदम से कभी भी जाके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश, यानी आपको पता है कि आप बेचोगे तो कितने में बिकेगा, ऐसा कोई अनसर्टन अमाउंट नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है, मोर और लेस वो उसी वैल्यू पे बिकता है। अगर आपको पता है कि वो कितने में बिकेगा या क्या रेंज में बिकेगा, तो वो कैश इक्विवेलेंट में आ सकता है, ठीक है। नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्टेड टू इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी कि कोई सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन उसमें नहीं आता। जैसे किसमें आता है फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, इक्विटी शेयर्स, बहुत ज्यादा वाइड फ्लक्चुएशन होता है, डेली बेसिस पे 5 to 10% का फ्लक्चुएशन होता है, इतना वाइड फ्लक्चुएशन होता है, आए ख्याल में। तो ऐसी सिक्योरिटी, ऐसी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जिसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन होता ही नहीं है, यानी कि डेट सिक्योरिटी, डेट में आप देखोगे तो ज्यादा प्राइस के फ्लक्चुएशंस होते ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए, विच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, आए ख्याल में। तो ये फीचर्स हैं उसके, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, हाईली लिक्विड होना चाहिए, नोन अमाउंट ऑफ कैश में रेडिली कन्वर्टेबल होना चाहिए, और इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू होना चाहिए। 4 फीचर्स अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट में है तो वो कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो इसमें नॉर्मली डेट सिक्योरिटी ही आते हैं, डेट सिक्योरिटी इसमें ही आते हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, कमर्शियल पेपर्स आपने सब पढ़े होंगे, तो सारे के सारे ये आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अच्छा दिए हुए हैं, सॉरी, तो दिए हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब इसमें इक्विटी वगैरह नहीं आता क्योंकि वो शॉर्ट टर्म नहीं है, इक्विटी शॉर्ट टर्म होता ही नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म होने चाहिए और चेंजेस इन वैल्यू का इनसिग्निफिकेंट रिस्क होना चाहिए। आगे फिर है एक और वर्ड यूज होता है कैश फ्लो, सिर्फ कैश फ्लो। अब कैश फ्लो 2 प्रकार के होते हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो, ठीक है। तो सिर्फ कैश फ्लो मतलब दोनों आ जाएंगे, इनफ्लो भी आ सकता है, आउटफ्लो भी आ सकता है, तो वो दिया हुआ है कैश फ्लोज आर इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ काई के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहां पूरे एएस में या पूरे इस टॉपिक में सिर्फ कैश वर्ड यूज होता ही नहीं है, सिर्फ कैश वर्ड यूज होता ही नहीं है, हमेशा हम बेस क्या लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्लियर है। तो दिया है, तो ये था हमारा बेस, इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कैश क्या है, कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या है, शॉर्ट टर्म होने चाहिए, हाईली लिक्विड होने चाहिए, हाईली लिक्विड, ठीक है, रेडीली कन्वर्टेबल और इनसिग्निफिकेंट रिस्क, रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, ठीक है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप कैश इक्विवेलेंट में क्लासिफाई हो सकते हो, ठीक है। तो 2 बेसिक टर्म हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए। फिर है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या बेसिस पे बनता है, ठीक है। अब ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, कैश फ्लो कैश बेसिस पे ही बनेगा। 2 टाइप के अकाउंट्स में आप बेसिस पढ़ते हो, अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस।
आपकी जो अकाउंटिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है, वो क्या बेसिस पे बनते हैं? अक्रूवल बेसिस। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बेसिस पे बनेगा? कैश बेसिस। एक्चुअल कैश आ रही है, जा रही है, वो सब इसमें रिकॉर्ड होता है। इसमें अक्रूवल सिस्टम फॉलो नहीं होता। ठीक है, तो क्या बेसिस पे बनता है? कैश बेसिस, कैश बेसिस पे बनता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता। अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एनालिसिस है ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? अब विद इन 1 ईयर का आपका पूरा ही कैश फ्लो है। कैश फ्लो कोई 5 साल का थोड़ी है। कैश फ्लो फॉर द ईयर होता है, फॉर द ईयर एंडेड। तो कैश फ्लो मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है। ये काय के लिए यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म एनालिसिस के लिए ये होता है। इसका लॉन्ग टर्म से कोई लेना देना नहीं है। फॉर द ईयर वाले ही कैश फ्लोज को आप क्लासिफाई करके एनालिसिस के लिए यूज करते हो। ठीक है, तो कैश फ्लो से आपको सब पता चलता है कि भाई कहां कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां कहां पैसे जा रहे हैं। और इसको आप 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हो। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आए ख्याल में 3 में क्लासिफाई करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है। तो उसका एक इंटरप्रिटेशन निकलता है। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं, अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो पॉजिटिव है और बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू प्रॉफिट, तो मतलब वो कंपनी स्ट्रांग है, वो कंपनी इंडिपेंडेंट है, वो अपने कैश फ्लो खुद जनरेट कर लेती है। दैट कंपनी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, हो सकता है आपने फिक्स्ड एसेट के लिए लोन लिया, वो अलग बात है। फिक्स्ड एसेट रोज थोड़ी लेने होते हैं, वो तो 5-10 साल में एक ही बार आप लेते हो। तो कोई एसेट लेना है तो आपने लोन लिया, वो अलग है, वो तो जस्टिफाइबल है। पर डे टू डे एक्सपेंसेस आप कहां से भरते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे कोर एरिया कैश फ्लो स्टेटमेंट यही जवाब देता है कि क्या आपके खर्चे आप खुद पे करते हो या आप बोरो करके पे कर रहे हो। पीएनएल बैलेंस शीट से पता ही नहीं चलेगा। अगर कोई कंपनी आपको बेवकूफ बना रही है, लोन ले लेके सारे खर्चे भर रही है, डिविडेंड भर रही है, आपको पता ही नहीं चलेगा पीएनएल बैलेंस शीट से। वो चीज कैश फ्लो स्टेटमेंट रिवील करेगा कि जो भी पेमेंट्स हैं उसका सोर्स क्या है, नेट कैश कहां से आ रही है। अगर कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तो ये नेट कैश कहां से आई, अगर कैश का बैलेंस कम हो रहा है तो नेट कैश कहां गई, ये आपको पता चलता है। मतलब जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं जो बैलेंस शीट में दिखते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में जो चेंज होता है, वो उसका चेंज का आप यहां पे रीजन ढूंढ रहे हो। उस चेंज का यहां आप रीजन ढूंढ रहे हो कि अगर कैश ओपनिंग से के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर बढ़ रहे हैं, नेट कैश अगर बढ़ रही है तो कहां से आई, नेट कैश कहां से आई, और अगर डिक्रीज हो रहा है बैलेंस तो नेट कैश कहां गई, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। आए ख्याल में? तो आपको अच्छी खासी जानकारी मिलती है कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, हमारे खर्चे, ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं वो हम कहां से भर रहे हैं। और अगर सपोज मैं आपको बताऊं कि कोई कंपनी है जिसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो निगेटिव है, सोच के देखो, इसका इंटरप्रिटेशन निकालो। मैं आपको ये एक्चुअली बेसिक्स में ही आता है, रीजन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनता है, ऐसी क्या खास जानकारी मिलती है, तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की मैं बात करूं, क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? जो आपका रोज का काम है, जो आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन, सर्विस, ट्रेडिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसमें कैश फ्लो जो है वो पॉजिटिव है, नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी ने सारे खर्चे खुद ही भरे हैं और सारे खर्चे भरने के बाद भी नेट कैश जनरेट की है। मतलब एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है कि कंपनी स्ट्रांग है एज फार एज कैश फ्लोज आर कंसर्न। लेकिन अगर कोई कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो नेगेटिव है, मतलब वो कंपनी वीक है, वो अपनी कमाई से अपने खर्चे ही नहीं भर पा रही, मतलब वो पैसे कहीं और से आए होंगे, बोरोइंग्स या एसेट बेच के आपने वो पैसा लाया होगा जो कि नेगेटिव है। मतलब वीकनेस दिखाता है कि भैया आपको डे टू डे खर्चे भरने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, एसेट बेचने पड़ रहे हैं, मतलब आप कितने वीक हो एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस।
तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है, ये और कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। यही इंडिकेशन एनालिस्ट ढूंढ रहे होते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नेगेटिव है, मतलब कंपनी ही फंडामेंटली वीक है, कैश फ्लो ही जनरेट नहीं कर पाती है अपने डे टू डे एक्टिविटीज से, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन ईदर फाइनेंसिंग और ईदर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो ये सबसे काम की चीज है। ठीक है, फिर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब एसेट से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपका एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब एसेट नॉर्मली आप खरीदते हो, नेट पैसा एसेट में नॉर्मली लगता है, तो इट्स वेरी कॉमन कि इसमें माइनस साइन हो। नेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होता है कि उस साल में आपने एसेट्स में कितने पैसे लगाए, मतलब नेट आपने परचेज किया होगा एसेट। पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपने कोई एसेट बेच दिया, कोई इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, तो हो सकता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी प्लस साइन आए, पॉजिटिव कैश फ्लोज आए, हो सकता है, मतलब आपने एसेट्स बेचे हैं। पर नॉर्मली आपको पता ही है कि फिक्स्ड एसेट्स की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप एसेट बेचते हो तो ऑब्वियसली आपको एसेट खरीदना भी पड़ता है, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो अगर फिक्स एसेट बेचा है तो उसी साल में आपने फिक्स एसेट खरीदा भी होगा, नहीं तो आप बिजनेस कंडक्ट कैसे करोगे। आए ख्याल में? तो मैं एन लिखते जा रहा हूं, एन मतलब नॉर्मल, कि नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस आता है नॉर्मली फॉर अ गुड बिजनेस। फिर नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव आता है कि वहां नेट पैसा आपने लगाया है, जो कि अच्छी बात है, बिजनेस में पैसा लग रहा है, उससे आप और आगे चल के कमाओगे, आपका बेस बढ़ जाता है। और फिनेंसिंग एक्टिविटी मतलब सारा का सारा लाइबिलिटी साइड। ठीक है, अब अगर लाइबिलिटी में प्लस आ रहा है, मतलब नेट पैसा आपने लिया है। अब लाइबिलिटी में लोन आप चुकाते भी हो, सिर्फ लोन लेते नहीं है भैया, हर साल ईएमआई भर के उसको चुकाते भी हैं, रीपेमेंट भी आता है, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बायबैक करते हो आप इक्विटी का, वो भी आता है इसमें। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, फाइनेंसिंग से आप कुछ ना कुछ नेट पैसा लाते हो, और नेगेटिव भी आ सकता है कि नेट मतलब आपने इस साल रीपे किया है, रीपेमेंट मतलब ज्यादा है लाइबिलिटीज का। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न होता है। ठीक है, चलिए सर, ख्याल में आया? बस एनालिसिस पे ध्यान दो, ये मेन है, एनालिसिस ये है। तो ये सब दिया हुआ है कि आप कैश को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, इंटरनल आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा कि आपको पता रहता है कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, तो आप अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फिर मूवमेंट्स ऑफ कैश का आपको डिटेल मिलता है कि ऑपरेटिंग से है, फाइनेंसिंग से है कि इन्वेस्टिंग से है, तो कैश प्लानिंग अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, सक्सेस या फेलियर आपको पता चल सकता है। तो ये फायदे होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, जो कि नॉर्मली पता ही नहीं चलते। फिर प्रॉब्लम्स क्या हैं कि कितना भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लो, इट कैन नॉट रिप्लेस द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी अगर आप बनाते हो तो वो भी बनाना पड़ेगा। इट कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग, मतलब एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ये ऐसा नहीं कि आप पीएनएल नहीं बना रहे हो उसके जगह पे कैश फ्लो बना रहे हो, बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो उसके जगह पे कैश फ्लो बना रहे हो, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट, इट इज एन एडिशनल बर्डन। एक एडिशनल बर्डन है, एडिशनल टाइम, एडिशनल रिसोर्सेस लगते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो ये उसका ड्रॉबैक है। फिर है कैश बैलेंस एज डिस्क्लोज्ड बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट मे नॉट रिप्रेजेंट द रियल लिक्विड पोजीशन ऑफ बिजनेस सिंस इट कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्टपोनिंग परचेसेस एंड अदर पेमेंट्स। मतलब आप आर्टिफिशियल दिमाग लगा के अच्छा कैश फ्लो भी दिखा सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो प्लानिंग से। ठीक है, तो दिया है कैसे करोगे, बाय पोस्टपोनिंग परचेसेस एंड पेमेंट्स, कि अगर आप वो पेमेंट करोगे तो आपका नेगेटिव आएगा कहीं ना कहीं, तो बेटर है आप उसको पोस्टपोन करो, अगले साल में ढकेल दो, पर उससे ज्यादा आप उसको पोस्टपोन नहीं कर पाओगे। जैसे कोई मार्च में कोई ट्रांजैक्शन है, वो मार्च में ना करके आप अप्रैल में कर दो, या कुछ अप्रैल में करने वाले हो अच्छी चीज, उसको मार्च में प्रीपोन कर लो। आए ख्याल में? तो ऐसा होता है, इतना हल्का सा प्लानिंग आप कर सकते हो कि जो नेगेटिव चीजें हैं वो आप पोस्टपोन कर लो अगले साल के लिए, और जो अच्छी चीज है जो अप्रैल में या मई में होने वाली है आप उसको प्रीपोन करके मार्च के पहले कर लो। इतना चलता है, इतना रेंज होता है। फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट अलग है, वो अक्रूवल सिस्टम के हिसाब से बनता है। ठीक है, क्यों इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बनाने का जो बेस है वो ही अलग है सर। इनकम स्टेटमेंट अक्रूवल से बनता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस के हिसाब से बनता है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ कैश एज वेल एज
नॉन कैश आइटम्स एंड देयरफॉर नेट कैश फ्लो डज नॉट नेसेसरीली मीन नेट इनकम ऑफ द बिजनेस एंड वाइस वर्सा। इतनी कमाई है तो इतना ही कैश होगा आपके पास, जरूरी नहीं है, और इतना बहुत ज्यादा कैश है तो उतना आप कमाते भी होंगे, वो भी जरूरी नहीं है, बोथ वेज। ठीक है, तो ये उसके ड्रॉबैक्स हैं, ये उसके ड्रॉबैक्स हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, प्रेजेंटेशन कैसे AS3 आपको कहता है कि आप उसको बनाओ, प्रेजेंट करो। ठीक है, तो सबसे पहले कि 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए वो कहता है। पहला है ऑपरेटिंग, दूसरा है इन्वेस्टिंग, तीसरा है फाइनेंसिंग, OIF। ठीक है, सीक्वेंस याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब उसमें आता क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब सारा P&L के सारे आइटम्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। फिर इन्वेस्टिंग मतलब वो एसेट से रिलेटेड है, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, करंट एसेट नहीं आते, वो करंट एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, क्यों वो मैं सब बताऊंगा बनाते वक्त। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, और लाइबिलिटीज में भी सेम, डेट या इक्विटी से रिलेटेड होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्या होता है, डेट या इक्विटी से रिलेटेड होता है। करंट लाइबिलिटीज उसमें नहीं आते, करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आपको एक वेग आइडिया होनी चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जा रहे हो तो आप क्या आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख रहे हो तो क्या एलिमेंट्स या क्या आइटम से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, और ऑपरेटिंग का देख रहे हो तो क्या आइटम्स या एलिमेंट्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, उसका एक वेग आइडिया आपको होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ट्रांजैक्शन दिया होगा, पूछा रहेगा बताओ ये कौन से हेड में आएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट का ट्रांजैक्शन दिया है कि कंपनी ने इतने कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट इतने में बेचे, बताओ इसका कैश फ्लो कहां आएगा। अब इन्वेस्टमेंट है मतलब एसेट है, एसेट है मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। फिर बोला रहेगा कि आपने कोई लोन रीपे किया, रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो डेट और इक्विटी से कुछ भी रिलेटेड है, इशू किया है या रीपे किया है या बायबैक किया है, तो वो सब फाइनेंसिंग में आएगा। तो ये आपको एक वेग आइडिया होना जरूरी है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन फिर आप आसानी से आंसर कर सकते हो, आसानी से आप उसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर है अब पहला है क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग। ठीक है, 3 हेड्स में क्लासिफाई करने के लिए कहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है, डे टू डे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है अगर कोई कैश फ्लो, तो दैट इज क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें सर 2 मेथड्स हैं प्रेजेंटेशन के लिए, 2 मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, नाम में ही मीनिंग है। डायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट कैश फ्लो के नाम आते हैं, डायरेक्ट कैश फ्लो के नाम प्रेजेंट होते हैं कि कहां पैसे कहां से आए और कहां पैसे गए। जब आप एग्जैक्ट सोर्स का नाम लिख के इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और अगर आप सोर्स के नाम नहीं लिख रहे हो, इनडायरेक्टली कैश फ्लो को निकाल रहे हो, नेट प्रॉफिट से आप कैश फ्लो को निकाल रहे हो, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली कैश कहां से आई और कहां से गई। नेट कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आपको पता चल जाती है, लेकिन डायरेक्टली पता नहीं चलता अंडर इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड में क्या होगा बोलो। पहले तो मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या कैश फ्लो आते हैं, बोलो। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट फॉर्मल मतलब फॉर्मेट होगा, बोलो क्या क्या होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं जहां से कैश फ्लो का लेना देना है। ठीक है, पहला है कैश सेल, कैश सेल से पैसा आता है। ठीक है, तो प्लस कैश सेल इनफ्लो है, सिमिलरली माइनस कैश परचेस आउटफ्लो है। फिर अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो डेटर आता है,
फिर डेटर से बाद में आपको कैश मिलती है, ठीक है, तो यहां आएगा प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और सिमिलरली क्रेडिट में परचेस किया होगा तो बाद में जाके आप उसको पे करोगे, तो वो आएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। सिमिलरली सारे एक्सपेंसेस आप पे करोगे, एक्सपेंसेस पेड, और फिर आएगा टैक्स पेड। आए ख्याल में? सोच के देखो और कुछ आता है? बस नाम आएंगे, एक्सपेंसेस पेड मैंने बोला मतलब 10-15 नाम के एक्सपेंसेस आएंगे, उसको आप इंडिविजुअली लिखोगे या टोटल डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इतने नॉर्मली इतने इनफ्लो या आउटफ्लो होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। आए ख्याल में? तो आपको नेट पता चलेगा, नेट कैश इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली देखो नाम आ रहा है, आपको पता चलता है कहां से पैसा आ रहा है और कहां पैसा जा रहा है, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसको आप कह सकते हो प्लस माइनस करके। फिर है टैक्स पेड, और फिर एक आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये सब मैं स्पेशल आइटम्स अलग से बताऊंगा। तो ऐसा है, ठीक है। उन्होंने कैश सेल कैश परचेस लिया ही नहीं है, पर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेटर मैंने आपको फॉर्मेट लिख के दिया है, ठीक है। ये बेटर फॉर्मेट है, कैश सेल कैश परचेस दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए, आए ख्याल में? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड में ऐसा होता है। इनडायरेक्ट मैं अलग से ही पूरा बताऊंगा। फिर आते हैं इन्वेस्टिंग पे। इन्वेस्टिंग हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही होता है, और ये भी हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही होता है, ठीक है। तो तीनों डायरेक्ट एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग में ही सिर्फ चॉइस मिलती है कि आप इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हो, तो कैसे निकालते हैं वो सब अपन अलग से पढ़ेंगे। बोलो अब बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या कैश फ्लो आएंगे? इन्वेस्टिंग यानी कि जो एसेट्स को ऑल्टर कर रहा है, एसेट्स को ऑल्टर कर रहा है, बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, चेंज इन एसेट्स को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करते हो। तो मुझे बताओ क्या होगा, क्या क्या ट्रांजैक्शंस एसेट से रिलेटेड आप करते हो जिसका कैश फ्लो से लेना देना है, ठीक है। नॉन कैश आइटम्स नहीं बताने। तो सबसे पहला आता है सर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। आए ख्याल में? आउटफ्लो होता है तो आप माइनस साइन दोगे। सिमिलरली सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। सेल वैल्यू लेंगे, पैसे आते हैं उससे। अब फिक्स्ड एसेट में दो ही है, परचेज या सेल। फिक्स एसेट के नाम बदलते जाएंगे, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, नाम बदलते रहेंगे। कैटेगरी पे ध्यान दो कि है वो फिक्स एसेट, उसी तरह से इफेक्ट आएगा, बस नाम बदलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सेकंड एसेट जो आता है वो है इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी आप खरीदोगे तो आउटफ्लो होगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, या बेचोगे तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, परचेज तो कॉस्ट पे ही होता है, परचेज करते वक्त प्रॉफिट लॉस थोड़ी होता है। ये सब मैं आप बताऊंगा, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, मतलब पागल हो जाओगे, पागल ही हो जाओगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं ये सब इतना डिटेल, तो सब बताऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना। परचेज जो होता है सर वो हमेशा कॉस्ट पे ही होता है, उसमें कभी परचेज पे प्रॉफिट लॉस आता ही नहीं है, तो उसका कोई कनेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं है, तो ये तो कॉस्ट पे ही आता है। तो जितने पे भी आपने खरीदा होगा आप उतने पे रिकॉर्ड कर लो। लेकिन सर जब आप सेल करते हो, फिक्स एसेट बेचो या इन्वेस्टमेंट बेचो, आप प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करते हो, प्रॉफिट लॉस का एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है। तो यहां मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, मैं यहां पे सेल वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा। तो सर प्रॉफिट लॉस का क्या होगा वो मैं इनडायरेक्ट मेथड में अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां क्या लेना है, सेल वैल्यू, यहां क्या लेना है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू लेना है। कैश फ्लो मतलब क्या है, बेच के जितना पैसा मिला, आपके बुक्स में कितने का था, फिर प्रॉफिट लॉस क्या आया, ये सब यहां उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और कुछ आता ही नहीं है,
चार ही कैटेगरी में देखो बढ़ गया। अब इसमें बस एक और एलिमेंट आता है, वो है कि एसेट पे आप कुछ कमाते हो। फिक्स एसेट पे तो कुछ नहीं कमाते, फिक्स एसेट पे कुछ मिलता है आपको? कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में तो मिलता है ना सर। इन्वेस्टमेंट अगर आप होल्ड करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है, ठीक है। तो वो यहां पे आएंगे, वो इन्वेस्टिंग से ही रिलेटेड है ऐसा माना जाएगा, क्योंकि आपका रोज का काम है ही नहीं। इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाना क्या आप रोज का काम है? बिल्कुल नहीं, वो तो इन्वेस्टमेंट किया था इसीलिए आया। अगर आपका रोज का काम है इन्वेस्टमेंट खरीदना, बेचना, होल्ड करना, तो आप तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो गए। उसका पूरा अलग से मैं बताऊंगा कि फाइनेंशियल एंटरप्राइज कौन है, जिसका डील करना रोज का काम है, इन्वेस्टमेंट्स में डील करना रोज का काम है, तो उसका पूरा अलग ही किस्सा है, वो मैं अलग से ही बताऊंगा। जो भी मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं दैट इज फॉर नॉर्मल एंटरप्राइज, यानी कि नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ठीक है। तो आएगा प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड एसेट्स पे कमाई मिलती है, ठीक है, और प्लस डिविडेंड रिसीव्ड। क्लियर है? तो सारे ट्रांजैक्शन को मैंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 एसेट के होंगे, फिक्स्ड एसेट के, 2 इन्वेस्टमेंट के होंगे, और 2 कमाई से रिलेटेड होंगे, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव। क्लियर है? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक विजन बनाना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में, फाइनेंसिंग, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, बोरोइंग्स या लाइबिलिटी या इक्विटी का स्ट्रक्चर अगर बदल रहा है कोई ट्रांजैक्शन या कैश फ्लो से, तो वो फाइनेंसिंग में आता है। क्लियर है? बोलो अब इक्विटी और डेट में आप क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। पहला है आप पैसे आ सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आ सकता है? इशू ऑफ शेयर्स, यानी दोनों इक्विटी या प्रेफरेंस जो भी है, इशू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स। अब इशू मतलब इशू प्राइस, पार पे हो, प्रीमियम पे हो, जो भी हो, सब मिला के, सब मिला के, ठीक है, यानी क्या लेंगे? इशू प्राइस, इशू प्राइस पूरा ले लेंगे, और पैसे आ रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, प्लस साइन। सिमिलरली इक्विटी को रिडीम तो कर नहीं सकते, इररिडीमेबल होते हैं, लेकिन बायबैक तो कर सकते हो, ठीक है, तो वहां आएगा माइनस बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होते हैं, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यहां भी क्या आएगा? बायबैक प्राइस के हिसाब से आएगा। बायबैक प्राइस जितना आपने दिया, 10 रुपए का शेयर है, अगर आपने 500 में बायबैक किया है तो यहां 500 रुपए रिकॉर्ड होंगे, 10 रुपए का यहां कोई काम नहीं है। फेस वैल्यू हर जगह इग्नोर करनी है, एक्चुअल कैश फ्लो पे ध्यान देना है, ठीक है। और सिमिलरली रिडम्पशन प्राइस लेनी है प्रेफरेंस शेयर्स में, तो अगर प्रीमियम पे रिडीम किए तो प्रीमियम भी इंक्लूड होगा। रिडम्पशन प्राइस लेना है, रिडम्पशन प्राइस लेना है जितना भी है, ठीक है। तो ये हो गया शेयर से रिलेटेड। अब आता है लोन या डेट से रिलेटेड। बोलो डेट से रिलेटेड क्या होगा? डेट से रिलेटेड क्या होगा? लोन लोगे, ठीक है, लोन टेकन, लोन ग्रांटेड, व्हाटएवर, लोन जो भी लिया आपने, बोरोइंग्स, या फिर आप लोन रीपे करोगे, लोन रीपेड। अब इसमें कोई प्रीमियम पार आता नहीं है, कोई सिक्योरिटी थोड़ी है, ये तो नॉर्मल बैंक लोन है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नॉर्मल आएगा, ठीक है। और अब बोरोइंग्स पे आप क्या पे करते हो? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, ठीक है। सर हम तो पीएनएल में लेते हैं, अरे पर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्या वो सेल करने के लिए ब्याज भरते हो? नहीं भाई, आपने बोरोइंग ली है, वॉलेंट्री आपने बोरोइंग ली है, पैसा यूज कर रहे हो किसी और का जिसका आपके सेल परचेज से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा क्या ले, वो आपने एक फाइनेंसिंग डिसीजन लिया है, तो इट्स अ फाइनेंसिंग एलिमेंट, इट्स इज नॉट कनेक्टेड विद ऑपरेटिंग आइटम। हम क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो एक अलग किस्सा है, वो अक्रूवल सिस्टम है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, क्लियर है? तो ऐसा है, इसमें भी ऐसे 3 कैटेगरीज है, सब कुछ 3 कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। चलिए सर, तो आया ख्याल में? तो ये आपका फॉर्मेट है अंडर डायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग भी डायरेक्ट में निकालो, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो होता ही डायरेक्ट में है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 आपके नेट कैश फ्लो आएंगे,
एक यहां आएगा, एक यहां आएगा और एक यहां आएगा। इन तीनों को ऐड करना है और उसको आप क्या नाम दोगे? नेट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा। पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज, ठीक है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। चेंज जो भी है वो यहां पे आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग का जो डिफरेंस है वो आपको यहां मिल जाएगा। बस इसमें फिर आप ओपनिंग ऐड कर दो, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो आपका इक्वल टू क्या आना चाहिए? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर वो इक्वल टू मैच हो रहा है, आपका यहां जो अमाउंट आ रहा है वही बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, मतलब आपका पूरा कैश फ्लो सही है, ठीक है। तो ये पूरा टिपिकल फॉर्मेट है, ये पूरा डायरेक्ट मेथड हो गया, ये पूरा डायरेक्ट मेथड हो गया, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ कहां पे ध्यान देना है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये होता है। बाकी दो जो हेड्स हैं उसमें डायरेक्ट मेथड ही होती है, ठीक है। चलिए सर, क्लियर है? तो ये सब देखो मैंने बता दिया, ठीक है। पूरा फॉर्मेट डायरेक्ट मेथड का हो गया। अब आते हैं सर इनडायरेक्ट में। अब इनडायरेक्ट में देखो क्या होगा, इनडायरेक्ट में क्या होगा? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट है ना, बाकी तो डायरेक्ट ही है, ठीक है। तो बाकी तो सेम ही रहेंगे, इन्वेस्टिंग और ये तो डायरेक्ट ही होते हैं ना सर, ये डायरेक्ट ही होते हैं, ये दोनों में सेम है। सिर्फ आपको ध्यान कहां देना है सर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड का अलग ही तरीका है। अब वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, इनडायरेक्ट मेथड। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट मेथड क्यों? क्योंकि इंसान को शॉर्टकट ज्यादा पसंद आते हैं, लॉन्ग कट किसी को चाहिए नहीं होता। तो डायरेक्ट मेथड एक्चुअली लॉन्ग कट है, क्योंकि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ढूंढ ढूंढ के कैश फ्लो देखने पड़ते हैं कि कितने एम्प्लॉय को पेमेंट गए, कितने कस्टमर को पेमेंट गए। ये तो रेडिली अवेलेबल होता ही नहीं, ये तो ढूंढना पड़ता है। रेडिली जो आपने बनाया है इतनी मेहनत से, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये तीनों आपके काम में नहीं आते हैं अंडर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इनमें कैश फ्लो के हिसाब से रिकॉर्डिंग होती ही नहीं है, वो तो अक्रूवल बेसिस पे होते हैं। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से ढूंढ ढूंढ के नंबर्स निकालने पड़ते हैं। तो ये तो बहुत मेहनत का काम है ना, ये बहुत मेहनत का काम है, वो अपन से होता नहीं है, वो अपन से नहीं होता, ठीक है। जान पे आता है, इच्छा नहीं होती। तो एक शॉर्टकट मेथड का मतलब नीट फील हुआ कि यार हम बाकी पीएनएल बैलेंस शीट बनाई क्यों रहे, क्यों ना हम पीएनएल बैलेंस शीट को यूज करके हम बनाए। तो वहां से आइडिया आया कि यार इनडायरेक्ट मेथड होना चाहिए, कि यार प्रॉफिट और कैश में फर्क ही क्या है। अगर मैं 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहा हूं तो 1 लाख की कैश मैंने रिसीव की होगी, इसमें फर्क ही क्या है। अगर हम उस फर्क को मिटा दें, अगर हम उसमें ऑल्टरेशन कर दें कि जहां जहां अक्रूवल के वजह से हमने चेंजेस किए हैं उसको ऐड लेस कर दें, तो यार प्रॉफिट को ही डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्यों हम एक पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट साल भर के छान मारेंगे? आए ख्याल में? तो नेट प्रॉफिट को हम ऑल्टर कर रहे हैं एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू कैश फ्लो। प्रॉफिट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लो। तो जो भी डिफरेंस है, जो भी डिफरेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट निकालते वक्त जो भी एक्सपेंसेस, इनकम आपने लिए होंगे, आपको सब पता है। उसमें बस कहां कहां नॉन कैश एलिमेंट है, पूरा नॉन कैश एलिमेंट या पार्टली नॉन कैश एलिमेंट, फुल्ली नॉन कैश है या पार्टली नॉन कैश है, उसको अगर हम हटा दें, रिवर्स कर दें, उसको अगर हम हटा दें, रिवर्स कर दें, तो वो तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही है जो बेस है इनडायरेक्ट मेथड का। अब इसमें क्या क्या फर्क होता है? प्रॉफिट जब आप निकालते हो अक्रूवल मेथड से और जब आप कैश फ्लो निकालते हो, दोनों में फर्क क्या होता है, ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये चैप्टर हमेशा टफ लगेगा जिंदगी भर। तो आपको ये समझना है अक्रूवल और कैश का ये जो अंतर है, हर एलिमेंट में कहां कहां अक्रूवल के वजह से अलग आइटम आता है, कैश बेसिस पे होता तो अलग लेते, ये आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए। तो आपके लिए बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक ये बन सकता है। आए ख्याल में?
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रॉफिट का मतलब क्या है, हम स्टार्ट कहां से करेंगे? प्रॉफिट से। अब सर प्रॉफिट तो बहुत सारे होते हैं, हमने रेशो में भी पढ़ा। प्रॉफिट मतलब क्या सर? प्रॉफिट मतलब बहुत सारी चीजें होती है। आप ईबीआईटी को भी प्रॉफिट कहते हो, आप सर अर्निंग बिफोर टैक्स को भी प्रॉफिट कहते हो, सर आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी को भी प्रॉफिट ही कहते हो, या आप सर जीपी को भी प्रॉफिट ही कहते हो, या सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट को भी प्रॉफिट ही बोलते हैं। तो इतने सारे प्रॉफिट होते हैं, इतने सारे प्रॉफिट होते हैं। तो सर कौन सा प्रॉफिट लेना, शुरुआत कहां से करना? तो आप कहीं से भी कर सकते हो। अच्छी बात क्या है, कहीं से भी कर सकते हो। आप एज अ स्टूडेंट पेपर में देखो आपको कौन सा प्रॉफिट दिया है, जो दिया है वहां से स्टार्ट कर लो। बस आपको पता होना चाहिए कि वो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स यूज कर लिए गए हैं और क्या क्या एलिमेंट नहीं यूज किए गए हैं, इसका एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। नहीं तो कुछ का कुछ कर दोगे आप। जैसे एग्जाम्पल मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर मैं ईबीटी लेता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि सर हमने इंटरेस्ट माइनस कर लिया होगा, सर हमने सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डेप्रीसिएशन, सैलरी, रेंट, सब माइनस कर लिया होगा। और बिफोर टैक्स है मतलब हमने टैक्स अभी तक माइनस नहीं किया होगा। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि जो स्टेज पे प्रॉफिट है, आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या एडजस्ट हो चुका है और क्या क्या एडजस्ट नहीं हुआ है, तो आप आसानी से इनडायरेक्ट मेथड सॉल्व कर सकते हो। पर अगर आप ध्यान ही नहीं दोगे कि यार वो बिफोर टैक्स था या वो आफ्टर टैक्स था या वो ईबीआईटी था, बस आप फॉर्मेट रट रहे हो कि नहीं ये ऐड होता है, ये लेस होता है, ऐसा नहीं होता। रट्टे वाला ये सब्जेक्ट है ही नहीं, रट्टे वाला ये टॉपिक भी नहीं है, और ना मैं टीचर वैसा हूं। यहां याद कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि बेस के हिसाब से सारे एडजस्टमेंट बदल जाते हैं, बेस के हिसाब से सारे एडजस्टमेंट बदल जाते हैं। आए ख्याल में? तो ध्यान देना है। और एक प्रॉफिट आता है सर, 4 कम पड़ गए, एक और बता रहे हो। एक और प्रॉफिट आता है, वो होता है जो आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट मतलब क्या होता है कि आपको एक टिपिकल फॉर्मेट पता होगा कि जैसे मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स आया, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी क्या मैं बताता हूं, कंपनीज बनाती है ना टिपिकली। तो सर मेरा आ गया पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया, आफ्टर टैक्स, ठीक है। पहले मैं क्या दूंगा सर, प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर मैं दूंगा इक्विटी डिविडेंड, और फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचेंगे। फिर उसमें से भी कुछ मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में रहता है। आए ख्याल में? तो ये जो पीएनएल में रह जाता है, या जो पीएनएल में आप ट्रांसफर करते हो, इसकी बात कर रहा हूं, अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। क्योंकि पीएनएल भी एक अकाउंट है, उसका भी ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, जो बैलेंस शीट में दिखता है। याद आ रहा है? पीएनएल का भी अलग से बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। तो अगर आपका पीएनएल का बैलेंस बढ़ रहा है, मतलब वो आपने करंट ईयर से ट्रांसफर किया होगा। आए को समझ में? ऐसा होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि यार मेरा 1 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, फिर मैंने डिविडेंड दिया 10,000, ये वाला भी डिविडेंड दिया 10,000, ठीक है, मेरा प्रॉफिट बचा 80,000। फिर उसमें से 20,000 मैंने फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया फॉर फ्यूचर, फॉर अनसर्टन जो भी मेरे ऊपर हो सकता है, मैंने 20,000 जमा कर लिए। मतलब मैंने पीएनएल में कितने ट्रांसफर किए होंगे? 60,000। ड्यूरिंग द ईयर 60,000 आपने ट्रांसफर किए। अब उसका पहले से भी कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा पीएनएल का। तो अगर पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है 25,000, जो बैलेंस शीट में दिखता है, उसमें आपने मतलब यहां पीएनएल से मतलब इस साल का ट्रांसफर किया है 60,000, तो आपके पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस आएगा 85,000। आए ख्याल में? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको दिखेगा 25,000 का आपका प्रॉफिट था, और क्लोजिंग में दिखेगा आपको 85,000। तो 25,000 से 85,000 हो रहा है, मतलब करंट ईयर में कितना ट्रांसफर किया होगा? 60,000। ये भी प्रॉफिट ही है, और ये भी वो उसी 1 लाख में से ही है। ये जो 1 लाख का पैट था उसी में से 60,000 है, तो ये भी एक प्रॉफिट होता है। ठीक है, ऐसे 5 या 6 प्रॉफिट्स हो सकते हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हो इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या होता है सर, वो बता दो। कितनी है वो, हमको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, हमको इजी बताओ कि यार
बेस्ट क्या होगा अगर 2-3 बेस दिए हैं या फुल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या लेना चाहिए? तो सबसे बेस्ट होता है ये जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। ये जो बैलेंस शीट में 60,000 आपने ट्रांसफर किया, इससे शुरुआत करना सबसे आसान है। क्यों सर? क्योंकि आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। सबसे एंड वाला प्रॉफिट लेते हो तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि यार कोई आइटम एडजस्ट हुआ होगा कि नहीं। अरे भाई आखिरी आइटम है ना, आखिरी प्रॉफिट है, मतलब हर चीज माइनस हो गई होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी माइनस हो गए होंगे, टैक्स भी माइनस हो गया होगा, डिविडेंड भी माइनस होंगे, तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सबसे नीचे वाला प्रॉफिट लेते हैं तो ये बेनिफिट होता है कि आपको ध्यान नहीं देना पड़ता। सबसे लास्ट प्रॉफिट है, मतलब हर आइटम उसमें एडजस्ट हो चुका होगा, आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये उसका फायदा है। चलिए सर, इतना काफी है, नहीं तो आपका दिमाग चकराने लगेगा आपका। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया। तो मैं वही, मुझे एक्चुअली कुछ ना कुछ बेस लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ओवरऑल बताया कि टिपिकली 2 बैलेंस शीट्स अगर दिए हुए हैं तो आपको ये 60,000 वाला यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बैलेंस शीट दी है, अगर आपको पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, पीएनएल का प्रॉफिट एंड लॉस का लाइबिलिटी साइड में जो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता है, अगर आपको वो दिए हैं तो आपका यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। यानी फॉर्मूला क्या है, शुरुआत क्या होती है, आपको यहां लेना है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर कैसे आता है, क्लोजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट माइनस ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है मतलब पॉजिटिव है, मतलब प्रॉफिट हुआ था। अगर लॉस हुआ था तो फिर नेगेटिव फिगर आएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में अगर नेगेटिव फिगर आ रहा है मतलब वो लॉस है। ऐसा नॉर्मली आपको क्वेश्चन में आएगा नहीं, लेकिन पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर यहां से आ जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में है, माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो बैलेंस शीट में दिखता है। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखना है कि सबसे आखिरी वाला प्रॉफिट है, मतलब हर चीज इसमें से एडजस्ट हो गई होगी, हर चीज इसमें ऐड लेस हो गई है, ये सोच के आपको सारे एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, अब दिमाग लगाओ कि मेरे नॉर्मल पीएनएल में और कैश फ्लो में फर्क ही क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स का फर्क होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो पूरे के पूरे नॉन कैश हैं। एक कैटेगरी कौन से होंगे, पूरे के पूरे नॉन कैश है या पार्टली नॉन कैश है, और एक एलिमेंट एडजस्ट होता है। ठीक है, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूं, एएस में लिखा हुआ है। ठीक है, कहां लिखा है सर बताइए, हमको भी बताओ, हमको तो पता ही नहीं है। कहां गया रे भाई, भूल गया मैं। हाँ, ये है इनडायरेक्ट मेथड। क्या क्या एडजस्ट करना है सब दिया है, ध्यान दो। वे बाय नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी है इस साल का इज एडजस्टेड फॉर द इफेक्ट ऑफ 3 कैटेगरी के ट्रांजैक्शंस को आपको एडजस्ट करना है। नंबर 1, ट्रांजैक्शंस ऑफ नॉन कैश नेचर, पूरा का पूरा एलिमेंट। अब पीएनएल में 2 ही आइटम आते हैं, इनकम या एक्सपेंस, लॉस या गेन, 2 ही नॉमिनल अकाउंट्स ही सारे आते हैं। तो कौन कौन से आइटम है जो पूरे के पूरे नॉन कैश है, उनको आप हटा दो, उनको आप रिवर्स करो। हटाओ मतलब रिवर्स करो, क्योंकि अगर वो खर्चा था, खर्चे को अलग तरीके से हटाते हैं, कमाई को अलग तरीके से हटाते हैं। खर्चा पहले माइनस होता है, माइनस को हटाओगे, कैसे कर हटाओगे, ऐड बैक करके। और अगर कमाई थी तो वो तो ऐड हुई है, उसको माइनस करना पड़ेगा, तो रिवर्सल करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो उसका पहले इफेक्ट हुआ क्या है, वो पहले ऐड हुआ है या पहले लेस हुआ है, आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम्स पे आपको ध्यान देना है। फिर एनी डेफरल्स और अक्रूवल्स ऑफ पास्ट और फ्यूचर ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स और पेमेंट, यही है जो आपको नहीं पता होगा, वो है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। डेफरल्स और अक्रूवल्स, डेफरल मतलब आप बाद में देने वाले हो तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा, और एक है अक्रूवल्स यानी बाद में मिलने वाले हैं, पैसा बाद में मिलेगा तो आप उसको करंट एसेट मानते हो, कुछ खर्चा आप बाद में पे करोगे तो उसको आप करंट लायबिलिटी मानते हो। तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी ये भी ऑपरेटिंग आइटम में ही आता है, ये भी ऑपरेटिंग आइटम से ही रिलेटेड होता है जो अगले साल सेटल होने वाला है। आए ख्याल में? तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटी में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो भी आपको इनडायरेक्ट मेथड में ही एडजस्ट करना है। ठीक है, ध्यान दो, साफ साफ लिखा हुआ है। अब सर कैसे, मतलब क्यों ये कनेक्टेड है वो आप बताओ।
सेल का ही सेकेंड इफेक्ट डेटर होता है। डेटर कहां से आता है? अरे क्रेडिट सेल का ही इफेक्ट है ना, वो तो कनेक्टेड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। फिर अगर आपका बिल पेएबल है या सॉरी बिल रिसेबल है, बिल रिसेबल भी कौन देता है? डेटर ही देता है, क्रेडिट सेल से ही कनेक्टेड है। फिर आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस से ही कनेक्टेड है। फिर क्रेडिटर्स है तो वो क्रेडिट परचेज से कनेक्टेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो वो भी एक्सपेंसेस से कनेक्टेड है। तो हर करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी आपके पीएनएल से ही कनेक्टेड होता है, उसी का सेकेंड इफेक्ट होता है। तो इसीलिए वो यहां पे आता है, पार्टली नॉन कैश एलिमेंट होता है करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी। ठीक है, कुछ सेल का पैसा नहीं मिला तो वो डेटर में दिखता है, कुछ खर्चे का पेमेंट आपने नहीं किया पार्टली तो वो करंट लाइबिलिटी में दिखता है। तो पार्टली वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी में आते हैं। ठीक है, और थर्ड है आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब जो दूसरे हेड से रिलेटेड हैं उनको ऑपरेटिंग में क्यों लेंगे, नहीं तो डबल काउंट होगा। अगर आपने अदर हेड्स ऑफ इनकम, अदर ये जो क्लासिफिकेशन है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इसके एलिमेंट्स भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस में यूज किए गए, क्योंकि अक्रूवल के हिसाब से यूज करते होंगे, तो वो हटाना वो भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वो नहीं हटाया तो डबल रिकॉर्ड हो जाएंगे। ऑपरेटिंग में भी आपने ले लिया और अलग से आप इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में भी तो लोगे ही ना। एग्जाम्पल लेते हैं, डिविडेंड पेड, डिविडेंड छोड़ो, इंटरेस्ट बेटर है। इंटरेस्ट लिया आपने, अब इंटरेस्ट तो आप खर्चे में भी लेते हो, अगर आप वो वहां से रिवर्स नहीं करोगे तो फाइनेंसिंग में भी तो आप इंटरेस्ट पेड लोगे ही ना। अब बेस का भी फर्क होता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हो तो अक्रूवल के हिसाब से करते हो, भले आपने ब्याज पे ही नहीं किया होगा फिर भी प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट दिखता है। यह आपको समझना जरूरी है, बेसिक्स ऑफ अकाउंट आपको पता होना चाहिए कि यार इंटरेस्ट अक्रूवल के हिसाब से रिकॉर्ड होता है, तो अगर मैंने ब्याज कैश में पे ही नहीं किया तो भी वो पीएनएल में दिखेगा, मुझे वो रिवर्स करना है। और अगर एक्चुअली पे किया होगा तो ही इन्वेस्टिंग तो ही फाइनेंसिंग में माइनस करना है। मतलब जब आप रिवर्स कर रहे हो तो अक्रूवल के हिसाब से सोचना है कि कैसे आपने उसको रिकॉग्नाइज किया होगा, वैसे ही रिवर्स करना है। एग्जाम्पल देता हूं, 2 लाख का इंटरेस्ट है साल का अक्रूवल के हिसाब से, 2 लाख का इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, लेकिन आपने 1 ही लाख पे किया है। 2 लाख अक्रू हुआ है, पे 1 ही लाख हुआ है। तो अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप उसको रिवर्स करोगे तो 1 लाख करोगे कि 2 लाख करोगे? 2 लाख करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस कितना किया था प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त, अक्रूवल के हिसाब से 2 लाख माइनस किया था, तो रिवर्स भी तो 2 लाख ही होगा ना। तो ये आपको ध्यान देना है कि मैं रिवर्स कर रहा हूं, जितना माइनस हुआ था उतना ही एड बैक करूंगा। 2 लाख माइनस हुआ था अक्रूवल के हिसाब से, 2 लाख ही एड बैक करूंगा, इफेक्ट नलीफाई हो गया। मुझे इफेक्ट नलीफाई करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और फिर जब मैं फाइनेंसिंग में एक्चुअली कैश फ्लो में रिकॉर्ड करूंगा तब मुझे यह सोच के रिकॉर्ड करना है कि एक्चुअली कितना पे हुआ, तो 1 ही लाख पे हुआ, तो 1 ही लाख फाइनेंसिंग में कैश आउटफ्लो में आएगा। कि फिर कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, सर एडबैक 2 लाख किया माइनस 1 लाख किया, ये क्या मजाक है, ऐसा क्यों किया? तो ये आपको समझना है कि जब मैं एडबैक कर रहा हूं 2 लाख, मैं तो रिवर्सल कर रहा हूं। आपको इमेजिन करना है कि प्रॉफिट लॉस निकालते समय 2 लाख ऑलरेडी माइनस हो गया है, वो दिखेगा नहीं, ये आपको इमेजिनेशन होनी चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो वो माइनस हो गया था, इसलिए मैंने इसको एडबैक करके इफेक्ट 0 किया। और फिर जब मैं एक्चुअली इफेक्ट 0 हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा इफेक्ट 0 हो गया, अब जब मैं कैश फ्लो बना रहा हूं तो मैं तो कैश फ्लो के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा। तो जब मैं फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट पेड लिखूंगा तो मैं तो 1 ही लाख लिखूंगा जितना मैंने एक्चुअली पे किया है। तो 2 अलग अलग चीजें हैं, काफी लोग उसको कनेक्ट करके कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी लोग 2 अनरिलेटेड चीजों को कनेक्ट करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये चैप्टर ही पल्ले नहीं पड़ रहा, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है, लॉजिक पकड़ में नहीं आ रहा। तो आपको समझना है हर चीज को, ठीक है। ऐसे में पूरा आपको कल जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे सर तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको सोचना है। पूरी जो ये लंबी लिस्ट होती है आपकी, ये 3 ही कैटेगरी से बिलोंग करती है, ठीक है। तो मैं ये कैटेगरी के हिसाब से ही बताता हूं, ध्यान दो। ठीक है, करें स्टार्ट। साथ साथ में हो कि नहीं हो भाई, कुछ कमेंट बॉक्स में बता दो। जाग रहे हो कि सो रहे हो? करें स्टार्ट। चलिए, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मैंने ले लिया, और कौन सा प्रॉफिट है सर? सब कुछ माइनस करने के बाद,
प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया गया है वो वाला प्रॉफिट लिया है मैंने। तो सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से नॉन कैश आइटम होते हैं। नॉन कैश, ठीक है, बोलो। सबसे पहला होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वो कैश फ्लो होता ही नहीं है, आपको पता है, वो तो लॉस है जो राइट ऑफ होता है, बुक एंट्री होती है, एक्चुअली पैसा जाता ही नहीं है। तो डेप्रिसिएशन आपने प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त माइनस कर लिया होगा, इट्स अ लॉस, माइनस हो गया है। ये जो अमाउंट है, जैसे मैं लिख लेता हूं एग्जाम्पल के लिए 60,000, तो 60,000 निकालते समय डेप्री माइनस हो गया है, दिखेगा नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। और अब मुझे उसको रिवर्स करना है क्योंकि पैसे तो गए ही नहीं, अब मुझे कैश में कन्वर्ट करना है। 60,000 जो प्रॉफिट है, अब मैं यहां से कैश की तरफ जा रहा हूं कि अगर मैंने एग्जाम्पल लो, डेप्रीसिएशन है 25,000 का, 25,000 मैंने माइनस कर लिया था, पर 25,000 गए ही नहीं, लॉस है तो पीएनएल में माइनस किया, वो ठीक है, अक्रूवल। अरे लेकिन पैसे गए ही नहीं, मतलब 60,000 से और 25,000 ज्यादा कैश मेरे जेब में होगी। ये आपको सोचना है, हर एडजस्टमेंट करते समय ऐसा सोचना है, क्या डेप्री जब मैंने माइनस किया तो पैसे तो गए ही नहीं, मतलब मेरे पास अभी भी 85,000 होंगे, प्रॉफिट दिख रहा होगा 60, लेकिन मेरे जेब में 85,000 होंगे क्योंकि 25,000 तो पे ही नहीं किए मैंने। ऐसा सोच के एड बैक करना है डेप्रिसिएशन। फिर सेकेंड आइटम आता है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कि कोई फिक्टिशियस एसेट है उसको आप हर साल थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करते हो। नॉर्मली आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है कि कंपनी बनाने के पहले जो भी खर्चा होता है, जो प्रमोटर्स करते हैं, कंपनी लॉ का है पूरा, आपने पढ़ा होगा, आपको अभी एसबीसी में होगा, तो आपको पता ही है कि प्रमोटर्स कुछ जेब से खर्चा करते हैं, बाद में कंपनी से रिएम्बर्स करते हैं, तो कंपनी जब उसको रिएम्बर्स करती है तो बुक्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाती है, एक साथ पूरा पैसा प्रमोटर्स को रिएम्बर्स कर देती है, आर्टिकल्स में लिखा हुआ है इसलिए, या अलग से प्रिलिमिनरी का कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट करती है और उसके तहत वो पे करती है और बैलेंस शीट में डायरेक्टली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करती है और हर साल उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करती है। अब पैसा तो एक साथ पे हो गया ना, हर साल थोड़ी जा रहा है इंस्टॉलमेंट में, ये तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि वो एक फिक्टिशियस एसेट है, तो आप उसको 10 साल 15 साल जो भी आपका जजमेंट है उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करो। तो राइट ऑफ करते समय पैसा जाता ही नहीं है, पर प्रॉफिट कम होता है लेकिन पैसा नहीं जाता, सेम नॉन कैश है। तो अगर आपने 10,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया है तो आपका जो कैश है वो 10,000 ज्यादा होगा, माइनस कर दिया आपने, प्रॉफिट कम कर दिया, लेकिन पैसे तो जेब से गए ही नहीं, मतलब 10,000 ज्यादा कैश आपके पास होगी। तो एड बैक राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब कितना राइट ऑफ हुआ है सर, कैसे पता चलता है, वो तो दिया ही नहीं रहता, तो इसका भी सेम तरीका है। बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का, तो वो आपको माइनस करना है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सेम जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए किया वही आपको यहां लेना है, और आपको दिखेगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस धीरे धीरे बैलेंस कम होता है, बैलेंस कम हो रहा है, मतलब राइट ऑफ किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां से, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है कि आपको पता ही होगा कि टैक्स का प्रोविजन साल के आखिरी में हम करते हैं, उसके एक एंट्री पास करते हैं, टैक्स को एस्टिमेट करके बैलेंस शीट डेट पे प्रोवाइड करते हैं, और फिर बाद में अगले साल रिटर्न के हिसाब से भरते हैं। याद आ रहा है, इनकम टैक्स पढ़ाई है विवेक सर से, आप पढ़ते ही हो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले आप टैक्स पे करते हो, जो कि सितंबर या अगस्त या जो भी आपका ड्यू डेट होगा, जुलाई का ड्यू डेट होगा तो आप जुलाई में भरते हो, ऑडिट वाले हो तो अलग डेट होगा, और ट्रांसफर प्राइसिंग वाले हो तो अलग होगा, जो भी है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज क्या है कि जब आप टैक्स की प्रोविजन कर रहे हो तब आप पे नहीं करते, 31 मार्च के पहले टैक्स पे होता है, लेकिन कौन सा होता है, एडवांस टैक्स। वो भी हो सकता है कि आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट में दिया हो, वो सब मैं वही प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी मैं वही कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा उसको, थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सिंप्लीफाइड वे में पढ़ रहा हूं, मतलब एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है ही नहीं, मतलब आप ऐसे एसएससी हो जिसको एडवांस टैक्स लागू नहीं होता, आपको पता ही है 10,000 से कम टैक्स पेड आता है तो आपको एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती, तो वैसे अपन एसएससी है, एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। तो टैक्स की प्रोविजन जितनी हो रही है और टैक्स जो पे हो रहा है उसका टाइमिंग ही अलग अलग है,
और अमाउंट भी काफ़ी बार अलग होता है। जो आप एस्टिमेट करते हो काफ़ी बार टैक्स पेड बढ़ जाता है, इंटरेस्ट, पेनल्टी और सब 234 ABC आप पढ़ते हो ना, वो सब उसमें ऐड हो जाता है, तो काफ़ी बार पेमेंट ज़्यादा ही हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन को पहले ऐड कर लेंगे, ऐड बैक प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन आपको पता ही है नॉन कैश होती है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन कोई भी हो वो नॉन कैश होती है, एक जर्नल एंट्री होती है, बुक एंट्री होती है, पैसे एक्चुअली जाते नहीं है। तो जितनी भी प्रोविजन आपने की है वो ऐड बैक कर लो। कैसे निकालेंगे वो सब मैं अलग से बताऊंगा, अकाउंट बना के, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना के बताऊंगा कि कैसे हिडन एडजस्टमेंट से निकालते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन ऐड बैक कर लो, मतलब इफेक्ट जीरो हो गया। और जितना भी आप टैक्स पे करते हो वो आप यहां पे अलग से आखिरी में माइनस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे प्योर नॉन कैश आइटम इतने ही हैं, और भी आएंगे, जैसे लॉसेस होते हैं, जैसे आपने फिक्स्ड एसेट बेचा, लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट बेचा, लॉस हुआ। लॉस पूरा नॉन कैश होता है, और खैर वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो आप ये भी कह सकते हो कि वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। लॉजिक कोई भी हो, नॉन कैश मान के रिवर्स करो या अदर हेड से रिलेटेड सोच के माइनस करो, होता तो रिवर्स ही है ना। ठीक है, तो अब अगर आपने फिक्स्ड एसेट बेचा और उसका लॉस हुआ था और वो आपने माइनस कर लिया है, पैसे तो गए नहीं, लॉस नॉन कैश होता है। आई होप आपको पता होगा कि बुक वैल्यू ज्यादा होती है, सेल वैल्यू कम होती है, तो उसको आप लॉस कहते हो, लेकिन पैसा थोड़ी जाता है उसमें। बुक वैल्यू से कम में बेचा इसलिए लॉस है। सबके अमाउंट्स लेके मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यहां इफेक्ट समझना है, अमाउंट कैलकुलेट कैसे होते हैं वो अपन बाद में बढ़ेंगे। तो लॉस माइनस हो गया है, उसको मुझे रिवर्स करना है, माइनस का रिवर्सल एड बैक, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सिमिलरली लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, लॉसेस सारे जो भी है नॉन कैश है, एड बैक कर लो, या अदर हेड से रिलेटेड है ऐसा मान के एड बैक कर लो। ठीक है, आगे फिर है जो मैंने बताया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों एड बैक करेंगे, क्योंकि वो फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। इंटरेस्ट बोरोइंग्स पे पे करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कोई काम नहीं है, इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, तो एड बैक कर लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो भी आपने अक्रूवल के हिसाब से लिया होगा, अक्रूवल के हिसाब से लेना है, इंटरेस्ट अक्रूवल के हिसाब से जो आपने माइनस किया होगा उसको ऐड बैक कर लो। सिमिलरली डिविडेंड का अगर एंट्री किया होगा, अब खैर आपको पता ही होगा, कंसोलिडेशन में भी मैं बताऊंगा कि प्रपोज्ड डिविडेंड की एंट्री अब पास नहीं होती। एज पर शेड्यूल 3 प्रपोज्ड डिविडेंड की एंट्री 31 मार्च को पास ही नहीं होती। तो बैलेंस शीट में आपको प्रपोज्ड डिविडेंड जो दिखता था अब वो नहीं दिखेगा। तो सर कब रिकॉर्ड होगा, जब आप एजीएम में उसको अप्रूव करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं 31 मार्च को, तब कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करते हैं वो लाइबिलिटी बनती ही नहीं है। तो वो कब अप्रूव करते हैं सर शेयर होल्डर, वो तो एजीएम में अगले साल मार्च सितंबर में जब जो भी डेट होगी, अगस्त सितंबर में जो आपका एजीएम का लास्ट डेट आता है, तो जब आप एजीएम में अप्रूव करोगे तब डिविडेंड फाइनल होता है और तब डिविडेंड की एंट्री होती है। और आपको पता ही है 30 डेज में पे भी हो जाता है, तो 20 साल में वो अकाउंट ओपन भी होता है लेकिन क्लोज भी हो जाता है। तो बैलेंस शीट डेट तक वो एलिमेंट बचता ही नहीं है। अगर आप डिफॉल्ट कर जाओ या डिविडेंड क्लेम ही नहीं हुआ, अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, याद आ रहा है सेक्शन 124 कंपनीज एक्ट, बुरे फंसे हो आप। कंपनी लॉ भी मैं मतलब मुझे आता है, तो आप बुरे फंसे हो। ठीक है, तो वो जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट आप बनाते हो या अनक्लेम डिविडेंड नाम देते हो वो बैलेंस शीट में आ सकता है, पर प्रपोज डिविडेंड या जो नॉर्मल डिविडेंड पेएबल अकाउंट होता है वो बैलेंस शीट में आता ही नहीं है। क्योंकि पहले आप डिक्लेयर करते हो, मतलब वो एजीएम में अप्रूव होता है, तब आप लाइबिलिटी मानते हो उसको, फिर 30 डेज के अंदर पे भी कर देते हो, तो बंद ही हो जाता है नॉर्मल कोर्स में। लेकिन कुछ अगर अनक्लेम डिविडेंड बच गया तो आप एक अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट अलग से बना के, अलग अकाउंट एस्क्रो अकाउंट खोल के उसमें ट्रांसफर करते हो, तो उसका नाम बदल जाता है, तो उसका नाम अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड नाम से बैलेंस शीट में दिखेगा। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड होता ही नहीं है। पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रपोज डिविडेंड आता ही नहीं है, 31 मार्च के पहले वो रिकॉर्ड ही नहीं होता। क्लियर है? तो यहां जो अपन एड बैक करते थे डिविडेंड, वो यहां अब नहीं आता। ठीक है, अब वो यहां नहीं आता एज पर द कंपनीज एक्ट।
ठीक है, फिर है इंटरिम डिविडेंड का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, सब वो बताऊंगा मैं, सब जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है वो मैं अलग से नंबर्स लेके या बहुत डिटेल में अलग से प्रोबेबली कल ही बताऊंगा, ताकि क्वेश्चंस के वक्त में क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं, ठीक है। थ्योरी में आपको फिर उतने अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक नंबर्स नहीं आते ना आपको नहीं समझेगा। तो इंटरेस्ट अक्रूवल के हिसाब से जो है वो अपन एड बैक कर लेंगे। फिर आता है सर बरोबर, फिर कुछ वो बोरिंग से रिलेटेड है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये इतने नॉन कैश या ये आ गया। अब लॉस था तो प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकता है। अब हो सकता है कि वो प्रॉफिट कैपिटल नेचर का हो, तो आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व बढ़ रहा है क्या, और क्या इत्तेफाकन उतना ही बढ़ रहा है जितना आपके सेल का प्रॉफिट है, या काफी बार एडजस्टमेंट में भी दिया रहता है कि भाई ये जो सेल का प्रॉफिट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ था, मतलब वो कैपिटल रिजर्व में गया, मतलब वो यहां पे आया ही नहीं है, तो यहां से हटाने की जरूरत नहीं है। अरे जो चीज यहां आई ही नहीं है उसको हटाओगे गाय को, तो कैपिटल रिजर्व में अगर इफेक्ट गया है तो फिर इफेक्ट यहां पे नहीं लेना है, और अगर कैपिटल रिजर्व में उसका इफेक्ट नहीं गया है तो आप इनडायरेक्टली अज्यूम कर सकते हो कि वो पीएनएल में गया होगा। अब गेन तो ऐड होती है, प्रॉफिट में गेन ऐड होती है, तो ऐड वाले को रिवर्स कैसे करेंगे, माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहां लिख रहा हूं मैं इफ नॉट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। पहली प्रायोरिटी होगी कि आप चेक करो कि कैपिटल रिजर्व में तो कहीं गया नहीं है, कैपिटल रिजर्व में नहीं गया है तो आप पीएनएल में ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आ जाता है आपका नॉर्मल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है, ऐसा उसका नाम आता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। फिर आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस करोगे, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आएगा, नाम बहुत सारे आएंगे, पर मैं आपको उसको 4 एलिमेंट में बांटना है। इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, सारे जो नाम होते हैं करंट एसेट लाइबिलिटी के वो 4 कैटेगरी में आपको बांटना है। अब आपको समझना है कि करंट एसेट के इंक्रीज डिक्रीज का कैश से क्या लेना देना है। अब जब आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर रहे हो आप रिवर्सल कर ही नहीं रहे हो, ये काफी बच्चों को नहीं समझ में आता कि यार ऊपर के आइटम में एडलेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूं, मुझे उल्टा सोचना होता है, मैं कैश फ्लो के एंगल से सोच ही नहीं रहा, मैं तो रिवर्स कर रहा हूं। लेकिन सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के जब आप एडजस्टमेंट करते हो आपको कैश फ्लो के हिसाब से सोचना है, आप रिवर्स कर ही नहीं रहे, आए ख्याल में। तो जो भी डेटर का बैलेंस बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्रेडिटर का बैलेंस कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है बैलेंस शीट के अंदर, उसका इफेक्ट हम ले रहे हैं, उसका इफेक्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला कैटेगरी है इंक्रीज इन करंट एसेट, दूसरा है डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तीसरा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, और चौथा है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब बताओ, अब बोलो, एग्जाम्पल लेके करते हैं कि करंट एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम्पल ले लो, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं। डेटर कब इंक्रीज होते हैं, जब आप उनको और गुड्स सेल करते हो, जब आप उनको और गुड्स सेल करते हो, मतलब कुछ ना कुछ जाता है उसमें, तभी तो एसेट बढ़ता है ना। सोच के देखो, एसेट भी बढ़ रहा है और आपको पैसे भी मिले होंगे, ऐसे कैसे होगा। अगर आपको एसेट मिल रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं, तो पैसे गए होंगे ना यार। बहुत ही बेसिक लॉजिक है कि अगर एसेट आ रहा है मतलब आउटफ्लो है, पैसे गए होंगे या रिसोर्सेस गए होंगे, तो इसको माइनस करना है, उसको कैश आउटफ्लो मानते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ आउटफ्लो, मतलब आपने एक्वायर किया होगा, ऐसा सोच के आप करो। एसेट आ रहे हैं मतलब पैसे या रिसोर्सेस गए होंगे। सिमिलरली अगर एसेट कम हो रहे हैं, करंट एसेट कम हो रहे हैं, एग्जांपल डेटर कम हो रहे हैं। डेटर कब कम होते हैं, जब आपको पैसा मिलता है,
एसेट भी जाएगा तो पैसा तो आएगा ना, दोनों कैसे बाहर जाएंगे ये आपको समझना है। एसेट और कैश या रिसोर्सेस एक साथ जा या आ नहीं सकते, उल्टा इफेक्ट होता है। अगर एसेट आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो रिसोर्सेस या कैश जाती है। सिमिलरली अगर एसेट जा रहा है मतलब पैसे आए होंगे, तो ये इनफ्लो आएगा, ये इनफ्लो आएगा। एकदम सिंपल लॉजिक है। कैश फ्लो और करंट एसेट का डायरेक्ट मतलब फ्लो होता है, समझने में आसान है। अब करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। करंट लायबिलिटी कब बढ़ती है? जब आपने कुछ खरीदा होगा। क्रेडिटर का एग्जांपल ले लो, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं मतलब आपने परचेज किया होगा, रिसोर्सेस आए होंगे, आए ख्याल में? तो लायबिलिटी ऐसे ही नहीं बढ़ती, कुछ ना कुछ मिला होगा, इसीलिए लायबिलिटी बढ़ती है। तो मिला होगा मतलब ऐड होगा। और अगर करंट लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कब कम होती है? जब आप पे करते हो, मतलब वो आउटफ्लो होगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है। और आपको नाम के हिसाब से सोचना ही नहीं है। सर अगर आपको 4 करंट एसेट दिए हैं तो 4 बार मत सोचो, चारों को करंट एसेट मान लो, एक ही बार सोचो और उसके हिसाब से इफेक्ट दे दो। आप गलती क्या करते हो? एक एक एलिमेंट को अलग से सोचते हो। अरे भाई कैटेगरी तो सेम है ना, करंट एसेट है तो करंट एसेट ही है, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। एक ही बार सोच लो कि भैया करंट एसेट इंक्रीज है तो ऐसा होगा, डिक्रीज है तो ऐसा होगा, उसके हिसाब से माइनस प्लस दे दो साइन। आप अलग अलग एक एक को इंडिपेंडेंटली मत सोचो, इसीलिए आपको कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको टफ भी लगता है। आ रहा है कुछ समझ में? बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली सिंपल है जब आप इसको करोगे तो ये हो गया। अब क्या होगा? कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस एंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नॉर्मली आपको दिए नहीं होते। अर्थक्वेक का जो भी ऑपरेटिंग बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में आपका लॉस होता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय जो भी है डिस्ट्रक्शन, नेचुरल कैलेमिटीज, वो सब यहाँ पे आता है। तो वो जो भी है लॉसेस ही होते हैं नॉर्मली, तो आउटफ्लो होता है। इनफ्लो भी हो सकता है, कुछ गेन हो गया है, जैसे बेड डेट रिकवर हुए हैं, वो भी यहाँ पे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, डे टू डे में नहीं होता, ठीक है। तो एड लेस कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और फिर आता है माइनस टैक्स, और फिर आएगा कैश फ्लो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, ठीक है। टैक्स पेड आएगा या माइनस टैक्स पेड, जितना एक्चुअली पे किया है। चलिए सर, ठीक है, तो ये आपका ऐसा पैटर्न है, ये आपका, इसमें कुछ कुछ आइटम मैंने नहीं लिए हैं जो मैं अलग से बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका फॉर्मेट है, स्क्रीन में दूंगा लिखने के लिए, ठीक है। आपके अभी बुक में जो है फटाफट वो अपन देख लेते हैं। चलो चलिए सर, चलिए चलिए चलिए, आया, आ जाओ, देखो, ठीक है। डेप्रीसिएशन अब मैं अलग से स्पेशल आइटम्स करके लेने वाला हूं, उसमें मैं ये फॉरेन करेंसी का भी बताऊंगा। फिर है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड इनकम भी आएगी, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड के आइटम आएंगे, वो भी अदर हेड से रिलेटेड है, इसलिए रिवर्स होंगे। ले लो, यहां ले लेते हैं, बोलो। इंटरेस्ट इनकम अक्रूवल के हिसाब से आपने पीएनएल के क्रेडिट में ली होगी, डिविडेंड रिसीव किया होगा कुछ, तो वो भी पीएनएल के क्रेडिट में गया होगा, मतलब ऐड होता है, तो उसको यहां से हटाएंगे। क्यों हटा रहे हो सर? क्योंकि वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। काय पे इंटरेस्ट मिला? इन्वेस्टमेंट पे लोन दिया होगा ना आपने, लोन एंड एडवांसेस दिया होगा, एसेट साइड में दिख रहा होगा, उस पर ब्याज मिला है। इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर्स होंगे तो उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, यहां से हटाओ, ठीक है। तो माइनस इंटरेस्ट अर्न, यहां रिसीव नहीं आता, अर्न जितनी भी अक्रूवल के हिसाब से ली होगी, और माइनस डिविडेंड, नाम रिसीव्ड ही आता है बट आपको समझना है कि भाई ये अक्रूवल के हिसाब से लेना है, क्योंकि रिकॉग्नाइज भी अक्रूवल के हिसाब से होता है। तो जितना ऐड हुआ होगा उतना ही माइनस करके इफेक्ट को जीरो करना है। इंटेंशन क्या है? कैश फ्लो इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन है इफेक्ट को जीरो करो। और जीरो कब होता है? जब जितने से वो ऐड हुआ है उतने से ही माइनस करना है, ताकि इफेक्ट का जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये सब है इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। डिविडेंड पेड अब मैंने बता दिया, डिविडेंड पेड अब नहीं आता, अकाउंटिंग इफेक्ट चेंज हो गया है, तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। फिर सारे देखो आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ये करोगे, फिर अलग से इनकम टैक्स माइनस करोगे, और दिया ही देखो
अर्थक्वेक डिजास्टर, कुछ पैसे मिले इंश्योरेंस कंपनी से या जो भी है वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का प्लस माइनस करना है, और फिर आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो ऐसा है, तो ये पूरा आपका एलिमेंट है। फटाफट मैं स्क्रीन देता हूं, आप लिख लो, या इसका कुछ मैं इमेज क्रिएट कर पाया तो इमेज मैं टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूं, बेस्ट है टेलीग्राम पे मैं दे देता हूं, इमेज क्रिएट करके आपको मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, इसी बहाने आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीन दूंगा, कोई मतलब नहीं, इतनी जल्दी आप लिख नहीं पाओगे, तो मैं इमेजेस टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आप लिखने की टेंशन मत लो। तो ये पूरा हो गया, ये आपको ध्यान देना है, ये लिखना है तो लिख लो, ये बस 4 आइटम है, ये बहुत अच्छा काम है, ये लिख लो, भले आप ये लिख लो। चलिए, अब कुछ स्पेशल आइटम्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्पेशल आइटम्स, एडजस्टमेंट्स। पहला स्पेशल आइटम होता है नॉन कैश आइटम या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो जैसे कि ये चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब यहां पे सिर्फ कैश फ्लो आना चाहिए और कैश बेसिस के हिसाब से ही बनाया जाता है, मतलब नॉन कैश एलिमेंट आने ही नहीं चाहिए, नॉन कैश आइटम आने ही नहीं चाहिए। अब इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट नहीं कर रहे हो। इनडायरेक्ट मेथड में प्रॉब्लम क्या है कि आप फ्रॉम जीरो स्टार्ट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड में आप फ्रॉम जीरो स्क्रैच कर रहे हो। तो अगर कोई नॉन कैश एलिमेंट है तो डायरेक्ट मेथड में तो आप लोगे ही नहीं, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट मेथड में हूं, कोई भी चीज अगर मैं डायरेक्ट मेथड से बना रहा हूं तो आपको वो इग्नोर करना है, मतलब लेना ही नहीं है, ना इनफ्लो में लेना है ना आउटफ्लो में लेना है, उसको इग्नोर करना है। और अगर मैं इनडायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं, और अगर इनडायरेक्ट मेथड में जो प्रॉफिट एंड लॉस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं उसमें कोई नॉन कैश एलिमेंट ले लिया गया है बिकॉज ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग, तो आपको उसको रिवर्स करके उसका इफेक्ट जीरो करना है। मतलब मैं उसको ले नहीं रहा, मैं उसको हटा रहा हूं। जैसे आप देखते हो कि आप किसको मार रहे हो, अरे मैं मार नहीं रहा, मैं बचा रहा हूं। वैसा है कि मैं एडलेस नहीं कर रहा, मैं जो हो चुका है उसको रिवर्स करके इफेक्ट को जीरो कर रहा हूं। ठीक है, तो रिवर्स करो ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, जीरो, क्योंकि नॉन कैश एलिमेंट आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो काफी लोगों को लगता है सर डेप्रीसिएशन जब आप एड बैक कर रहे हो मतलब आप डेप्रीसिएशन ले रहे हो, एक तरफ सर आप बोल रहे हो कि नॉन कैश आता नहीं, फिर आप उसको ऐड कर रहे हो, ले रहे हो उसको। साइंस वाले ऐसे बात करते, वो कहते हैं कि आप ले रहे हो, अरे ले नहीं रहा, वो तो जो माइनस हो चुका है वो एक्चुअली ले लिया गया है, उसको मैं ऐड बैक करके हटा रहा हूं। फर्क समझो, ठीक है, थम्स अप करो। चलो, तो ये उसका ट्रीटमेंट है कि कोई भी नॉन कैश आइटम है तो उसको डायरेक्ट मेथड आप कर रहे हो तो इग्नोर कर लो, और इनडायरेक्ट कर रहे हो और अगर कहीं उसका इफेक्ट आ गया होगा तो उसको हटाओ। तो सारे मैंने एग्जाम्पल बता दिए। डेप्रिसिएशन, ठीक है, नाम भी लिखते जाओ। डेप्रीसिएशन, सारे जो कुछ भी चीज़ें अगर आप राइट ऑफ कर रहे हो, राइट ऑफ वाले आइटम्स सब नॉन कैश होते हैं। फिर आपके जो लॉसेस हैं वो गेन या प्रॉफिट्स, गेन्स, ये सब नॉन कैश होती है। ठीक है, सॉरी गेन नहीं आएगा, नॉन कैश ले रहे हैं अपन, सॉरी। लॉसेस नॉन कैश आएंगे, सारे प्रोविजंस जो होते हैं वो नॉन कैश आएंगे। ठीक है, ये सारे नॉन कैश एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप रिवर्स करो। ठीक है, सेकेंड आता है सर फॉरेन करेंसी आइटम्स, फॉरेन करेंसी आइटम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीजें होती है। अब ये थोड़ा आपको नहीं समझेगा, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आपको समझेगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो है AS11 से। AS11 आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको कोई चांस नहीं कि ये समझे। CA वाले बैकग्राउंड के जो होंगे उनको समझेगा, क्योंकि उनके सिलेबस में AS11 पूरा है, बाकायदा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी वो लोग सॉल्व करते हैं, तो उनको सब पता है। पर CS में AS11 ज़्यादा डिटेल में है भी नहीं, 4 लाइन में ख़त्म कर दिया इंस्टीट्यूट ने, और उसमें कुछ समझ में आता नहीं है। ठीक है, तो AS11 का कनेक्शन है कि दो चीज़ें होती हैं फॉरेन करेंसी में। एक होता है ट्रांजैक्शन,
कि आपने ट्रांजैक्शन किया है। ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है? फॉरेन में आप क्या ट्रांजैक्शन कर सकते हो जो आप इंडिया में कर सकते हो, सिर्फ करेंसी अलग होती है भाई, ट्रांजैक्शन तो सेम कर सकते हो ना। वहां से आप परचेज कर सकते हो, वहां आप सेल कर सकते हो, वहां से आप लोन ले सकते हो, वहां आप सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो आप इंडिया में कर सकते हो बाहर भी कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है सर, वहां करेंसी बदल जाती है। और AS11 कहता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप कौन सा एक्सचेंज का रेट लोगे। एक्सचेंज रेट का प्रॉब्लम है, तो एक्सचेंज रेट आप ले लो जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे जो एक्सचेंज रेट चल रहा है रुपीज और डॉलर का, आप वो रेट लेके करेंसी को कन्वर्ट करके रुपी में रिकॉर्ड कर लो। जैसे अगर आपने $10,000 का किया होगा और अगर उस वक्त रेट चल रहा है 70 रुपए पर डॉलर, तो 70 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो भी रुपये की वैल्यू होगी वो आप रिकॉर्ड कर लो। और AS3 भी यही कहता है, इसलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AS11 जो कहता है वही AS3 कहता है कि जो भी फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शंस हैं, कैश फ्लोज हैं, वो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन पे ही रिकॉर्ड होने चाहिए। यही AS11 भी कहता है, इसलिए आपको कुछ यहां एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, दोनों के ट्रीटमेंट सेम है। अब दूसरा आइटम, ये हो गया ट्रांजैक्शन, और अब आता है ट्रांसलेशन। ये भी AS11 कहता है ट्रांसलेशन, ये आपको मतलब नहीं पता होगा CS वाले जो है। ट्रांसलेशन का मतलब है सर कि बैलेंस शीट की जब डेट आएगी 31 मार्च, तब तो आपका एक्सचेंज रेट अलग ही होगा, तब का जो रेट है वो तो अलग होगा ना। आपने अगर लोन लिया $10,000 का लोन लिया, तब रेट था 70 रुपए, अब वो तो लोन है, रीपे तो अभी तक हुआ नहीं है, वो बैलेंस शीट डेट पे भी तो आउटस्टैंडिंग है ना। ऐसे आइटम्स जो बैलेंस शीट डेट पे आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर आपने लोन लिया है $10,000 का, आपने भले उसको रिकॉर्ड मतलब कन्वर्ट करके रिकॉर्ड कर लिया है, अरे पर एक्चुअल में तो वो फॉरेन करेंसी का लोन है ना, सेटलमेंट तो फॉरेन करेंसी में होगा आगे चल के, कि उसको रुपीज जाके दे के आओगे, रुपीज थोड़ी लेगा वो डॉलर ही लेगा। वो आइटम फॉरेन करेंसी का ही माना जाएगा, मतलब जब तक वो बैलेंस शीट में है, फॉरेन करेंसी जैसे जैसे बदल रही है उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा। 70 रुपए में लिया था तो 70 रुपए ही नहीं लेगा, जब रीपेमेंट की डेट आएगी तब जो रेट होगा तो उसके हिसाब से पैसे लेगा वो, समझो, ठीक है। तो बीच में अगर बैलेंस शीट डेट आ रही है, लोन लेना और रीपे करना, सेटलमेंट, उसके बीच में अगर बैलेंस शीट डेट आ गई तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उस लोन को, तो तब आता है ट्रांसलेशन, कि जब कोई आइटम आउटस्टैंडिंग है बैलेंस शीट डेट पे, वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, रिसीव या पे नहीं हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट डेट पे जो भी रेट चल रहा है आपको उस रेट से उसको कन्वर्ट करना है। अब सर जब ट्रांजैक्शन किया था तब का रेट अलग है, बैलेंस शीट डेट का अलग है, तो डिफरेंस आएगा, और वही डिफरेंस को आप लॉस या गेन मानते हो। आए ख्याल में, ध्यान दो। तो अगर यहां पे 72 रेट चल रहा है और मेरा जो आइटम है वो लाइबिलिटी है, अब वो लॉस है कि गेन है डिपेंड करता है कि एलिमेंट लाइबिलिटी है या एसेट है। लाइबिलिटी है तो वो बढ़ रही है, देखो 70 में आपने ले ली 70 में, लेकिन अब आपको चुकाने 72 है, 2 रुपए से लाइबिलिटी बढ़ गई, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉस। और सिमिलरली अगर ये एसेट होता, पैसा मिलना बाकी होता, तो 70 की जगह 72 मिलेगा, एसेट बढ़ रहा है तो इसको तो आप गेन कहते। आए ख्याल में। अब जब मैं ये 72 पे इसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, क्या मुझे एक्चुअली पैसा मिल रहा है या क्या मैं एक्चुअली पैसे पे कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं सर, ये सब बुक एडजस्टमेंट है। इसीलिए जो लॉस या गेन आपको दिखता है ऐसे एडजस्टमेंट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन की वजह से जो लॉस या गेन आता है, ये बुक लॉस है, मतलब ये एक्चुअली यही है, नॉन कैश आइटम है। तो इसको भी क्या करेंगे, रिवर्स। अगर ले लिया है तो रिवर्स कर लो, लॉस माइनस होता है आप ऐड बैक कर लो, गेन ऐड होता है तो आप माइनस कर लो, बस इतना ही इफेक्ट है। क्लियर है? आई होप कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ध्यान दो, तो अगर लॉस ऑन फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस है तो उसको आप क्या करोगे, ऐड बैक। ऐड बैक क्यों? क्योंकि पहले वो माइनस हुआ होगा। सिमिलरली गेन है तो वो ऐड हो गया होगा, अब आप माइनस करके हटाओगे। ये नॉन कैश आइटम है, अपन इसको
रिवर्स करते हैं, इफेक्ट ले ही नहीं रहे, क्योंकि ले लिया गया है प्रॉफिट लॉस निकालते वक्त तो मैं हटा रहा हूं, ये रिवर्सल है, यानी एक्चुअली इसका इफेक्ट जीरो आना चाहिए। तो अगर ऐड हुआ है तो मैं लेस करके जीरो कर दूंगा इफेक्ट, और लेस हुआ है तो ऐड करके इफेक्ट जीरो कर दूंगा। क्लियर है? तो ये आता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। फिर और क्या आएगा? नॉन कैश ट्रांजैक्शंस और फॉरेन करेंसी आइटम, और एक आता है टैक्स पेड। टैक्स बोलो सर, टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है? टैक्स के ट्रीटमेंट में लिखा है कि जो भी हेड से रिलेटेड है आप वहां लो, जो भी हेड से रिलेटेड है आप वहां लो। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स तो इनकम से रिलेटेड है, मतलब प्रॉफिट से रिलेटेड है, तो वो कहां आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जितना भी टैक्स पे किया है वो माइनस करना है, जितना भी टैक्स पे किया है उतना माइनस करना है। फिर अगर आपको कैपिटल गेन टैक्स लग गया है सर, तो वो तो कैपिटल एसेट पे लगता है, इन्वेस्टमेंट यानी एसेट साइड में आता है, वो एसेट से रिलेटेड होता है, तो वो आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेम, जितना टैक्स पे करोगे उतना माइनस करना है, आउटफ्लो दिखाना है। और अगर कोई बोरोइंग पे टैक्स लगता है या लोन से रिलेटेड कोई टैक्स है, जैसे पहले था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, आई थिंक अब वो हट गया है, अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा, विवेक सर ने आपको बताया होगा। तो पहले बोरोइंग से भी रिलेटेड कुछ टैक्स होते थे, तो वो फिर कहां आएंगे? फिनेंसिंग एक्टिविटी, वहां से माइनस होंगे। जैसे पहले डीडीटी था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अब मेरे ख्याल से एबॉलिश हो गया है। ठीक है, तो ऐसा है। तो टैक्स मतलब क्या है? जो जहां से रिलेटेड है वहां लो। तो अगर इनकम का टैक्स है, इनकम टैक्स है तो ऑपरेटिंग में ले लो, कैपिटल गेन यानी एसेट पे कोई टैक्स लग रहा है तो आप इन्वेस्टिंग में ले लो, और बोरोइंग से रिलेटेड कोई टैक्स होगा तो आप फाइनेंसिंग में ले लो। ठीक है, क्लियर है? ऐसा है। और आई थिंक इतना काफी है। अब एक जो मैं आपको अलग चीज बताने वाला हूं वो है कि अगर आप एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो तो आपके लिए क्या बदल जाएगा। फाइनेंशियल एंटरप्राइज, इस पे भी क्वेश्चन आता है, सब एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो, मतलब आपका काम ही है लोन लेना देना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट में डील करना आपका रोज का काम है, तो आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो जाओगे। तो आपके लिए देखो ट्रीटमेंट क्या होगा कि प्रॉफिट लॉस जो भी है सेल परचेज का, वो फिर आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट और डिविडेंड जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। अब पहला आइटम है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट नॉर्मली किस पे लेते हैं? बोरोइंग्स पे। अरे पर यहां तो आपका रोज का काम है, लोन लेना देना, ये सब आप इसमें डील करते हो, इन्वेस्टमेंट्स में डील करते हो, बोरोइंग आप रोज लेते देते हो। तो इंटरेस्ट पेड जो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। सिमिलरली डिविडेंड अगर आप पे कर रहे हो, अब डिविडेंड पेड अलग है, डिविडेंड पेड अलग है। डिविडेंड किस पे देते हैं? वो तो इक्विटी शेयर्स पे देते हैं। इक्विटी शेयर लेना देना वो आपका रोज का काम नहीं है, लोन लेना देना आपका रोज का काम है। लोन अलग होता है, इक्विटी अलग होता है, इक्विटी सेपरेट। तो इक्विटी पे आप डिविडेंड देते हो या प्रेफरेंस पे आप डिविडेंड देते हो, वो रोज का काम नहीं हो सकता कि इक्विटी ले रहे बायबैक कर रहे, इक्विटी ले रहे बायबैक कर रहे, ऐसा नहीं होता सर। ठीक है, तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आता है। ठीक है, और फिर है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट किस पे रिसीव होता है? इन्वेस्टमेंट्स पे, वो तो आपका रोज का काम है। लोन लेना देना रोज का काम है, लोन पे भी इंटरेस्ट मिलता है, लोन अगर आप देते हो तो इंटरेस्ट आपको मिलता है, वो भी आपका रोज का काम है। तो ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। और एक है डिविडेंड रिसीव। अब डिविडेंड किस पे रिसीव होता है सर? इन्वेस्टमेंट्स पे, वो भी आपका रोज का काम है। इन्वेस्टमेंट बार बार लेके बेच सकते हैं। लाइबिलिटी साइड में जो इक्विटी आता है वो अलग है, वो फंड्स रेज कर रहे हो आप, वो बार बार नहीं होता। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट साइड का है कि आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे बेचे, वो तो आपका बिजनेस हो सकता है, तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। आए ख्याल में? तो सिर्फ आपको यहां ध्यान देना है कि जो डिविडेंड पेड है वो नॉर्मल एंटिटी है तो भी फाइनेंसिंग में आता है, वो फाइनेंशियल एंटरप्राइज है तो भी फाइनेंसिंग में ही आता है। इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि बाकी तो आपको याद रहेंगे कि इंटरेस्ट पे हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है या इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है,
वो ऑपरेटिंग में आएगा क्योंकि आपका रोज का काम है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट्स पे डिविडेंड भी रिसीव होता है, इन्वेस्टमेंट्स भी खरीदना बेचना आपका रोज का काम है, आप उसमें डील करते हो तो वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। तो ये तीन आपको याद रहेंगे, पर यहां आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा कि डिविडेंड पेड जो है वो दोनों के दोनों टाइप के एंटरप्राइज में फाइनेंसिंग में ही लेना होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए सर, तो आई थिंक मैंने थ्योरी ऑलमोस्ट कवर कर ली है। ठीक है, तो एलिमेंट्स के नाम हैं, आप पढ़ लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है। तो मैंने आपको कैटेगरीज बता दी, फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, वही सब आता है। ठीक है, ये एक है बस, अलग है थोड़ा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, ये सब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स हेजिंग के लिए यूज होते हैं, हेजिंग के लिए होते हैं। हेजिंग में क्या होता है कि आप कोई एसेट या कोई चीज खरीदना चाहते हो, उसके लिए आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट यानी कुछ आपको खरीदना है, तो अगर आपको फिक्स एसेट खरीदना है, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भी एसेट से रिलेटेड हो गया, तो वो यहीं आएगा। तो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं तो वो यहीं पे आएंगे। ठीक है, और लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, एक्सेप्ट, कब वो इन्वेस्टिंग में नहीं आएंगे? जब वो फिक्स एसेट से रिलेटेड है ही नहीं, वो आपका रोज का काम है, आप उस पर डील करते हो, डीलिंग और ट्रेडिंग पर्पस, आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ही कमाते हो, आप डीलर हो उसके, तो वो फिर ऑपरेटिंग में आएगा। अगर आप डीलर हो तो ऑपरेटिंग में आएगा, और अगर आपने वो लाइबिलिटी के लिए किया था तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। मतलब ये भी वही आइटम है कि जिससे रिलेटेड है उसी हेड में आएगा, जिससे रिलेटेड है उसी से आएगा। बोरोइंग से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ये फ्यूचर फॉरवर्ड एफएनओ कर रहे हो तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। एसेट्स एक्वायर करने के लिए कुछ कर रहे हो तो इन्वेस्टिंग में आएगा, और अगर आपका ये रोज का काम है तो ऑपरेटिंग में आएगा। क्लियर है? तो एक पेमेंट है और एक रिसीट है, दोनों एलिमेंट सेम है, एक में पेमेंट्स है एक में रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, सेम लैंग्वेज है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, ये फॉर्मूले भी मैं कल बताऊंगा। ठीक है, कुछ कुछ मैं कल बताने वाला हूं, बिल्कुल डरना नहीं, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं मैं, बस कुछ चीजें मैं सोच रहा हूं कि क्वेश्चंस के साथ साथ बताऊं, तब बेटर आपको समझ में आएगा। अभी बताऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, जब अप्लाई करने की बारी आएगी तब बताना बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये है नॉन कैश आइटम, सब मैंने बता दिया। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डेट इनटू इक्विटी, ये भी काफी बार होता है, सेबी में भी आप पढ़ोगे, डेट इनटू इक्विटी कन्वर्ट होता है, तो ये भी नॉन कैश आइटम होता है, इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फिर है, आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है डायरेक्ट इशू ऑफ शेयर से, ये भी आप शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ोगे। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद आ रहा है, शेयर्स में भी आता है, डिबेंचर्स में भी आता है। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी आप या तो प्रमोटर को देते हो या तो आप एसेट्स एक्वायर करते हो। ठीक है, तो वो भी नॉन कैश आइटम होता है। और फिर है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स बाय एज्यूमिंग डायरेक्ट लाइबिलिटीज। ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड लाइबिलिटी मतलब आपने पे नहीं किया है, उधारी में लिया है, उधारी मिला है तो कैश तो गया ही नहीं। उधारी में अगर कोई चीज आपने लिया है, फिक्स्ड एसेट आपने क्रेडिट पे ले लिया, तो कैश का तो कोई लेना देना नहीं है, एसेट बढ़ रहा है लेकिन पैसे तो गए ही नहीं, वो तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो वो भी नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो ये है। तो जो भी इसके इमेजेस हैं स्पेशल आइटम के या जो भी है, मैं इमेजेस बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के आज मिल जाएंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने फाइनेंशियल एंटरप्राइज का भी बता दिया, ये भी आप लिख लो, ये भी मैं दे दूंगा पर ये भी आप लिख लो, बेटर रहेगा, लिख लो। अब मैं फटाफट आपको जो जो आप स्टाइल में पढ़ चुके हो वो स्टाइल में मैं अब थोड़ा बता देता हूं कि इसमें मैंने पहले वैसा पढ़ाया था। रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, अभी आपकी स्टाइल में दिया है। ठीक है, ये भी मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, स्किप कुछ भी नहीं करूंगा। आप ऐसा पढ़ते हो, जो याद करते हैं ना वो ऐसा करते हैं कि डेप्रीसिएशन है तो क्या करना है सर, ऑपरेटिंग में जाके एड बैक करना है।
ये लोग याद कर लेते हैं, याद नहीं करना सर। लॉजिक मैंने सारे बता दिए, अब मैं एक समराइज वे में रिवाइज करा रहा हूं कि डेप्रीसिएशन क्या करते हैं, एक ही इफेक्ट आता है क्योंकि वो पूरा नॉन कैश है, आपने सिर्फ माइनस किया था, उसको आप एड बैक करके जीरो कर लो, ठीक है। फिर इनकम टैक्स, पहले प्रोविजन जो होगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक कर लो, और फिर जितना एक्चुअली पे किया होगा, ध्यान दो ये है जितना आपने जितनी प्रोविजन की होगी वो एड बैक होती है, और जितना एक्चुअली पे किया है उतना माइनस होता है। बेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। फिर है परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और इसका कोई लेना देना नेट प्रॉफिट से भी नहीं होता। ये तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट में आउटफ्लो दिखा दो, ठीक है। तो एंट्री क्या पास होती है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट डेबिट टू कैश फ्लो, कैश बैंक, तो ये जाके फिनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाके माइनस करना है आउटफ्लो। फिर है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ध्यान दो अब मैं वो बता रहा हूं जो मेरा पेंडिंग था, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब सेल में या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, ठीक है। प्रॉफिट हुआ अगर तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला है कि ये प्रॉफिट आपने कहां क्रेडिट कर दिया होगा, अकाउंटिंग में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर दिया होगा, तो वहां से पहले हटाओ क्योंकि वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, अदर हेड से रिलेटेड है ना, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन आपने प्रॉफिट में उसको ऐड कर दिया अकाउंटिंग में जैसा करते हैं, ठीक है। तो पहले वहां से हटाओ, तो पहला इफेक्ट है लेस द प्रॉफिट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अब जितना भी पूरा कैश फ्लो आया इंक्लूडिंग प्रॉफिट, जितने में भी आपने इन्वेस्टमेंट बेचा होगा, एग्जाम्पल कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट है, 25,000 जोड़ के आपने 1,25,000 में बेचे, तो आपने क्या किया होगा, ये 1 लाख जो है इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया होगा, इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं ना, जा रही है, तो 1 लाख कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट माइनस हो जाता है, वो अकाउंट बंद हो जाएगा, और 25,000 का प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया होगा, और आपको कैश कितनी मिल गई, 1,25,000, ठीक है। ऐसा उसका एंट्री पास होगा, एंट्री भी लिख लो भले, मैंने बताया होगा, कैश बैंक डेबिट 125 टू इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एट कॉस्ट क्रेडिट होता है वो 1 लाख, और टू प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 आए ख्याल में। तो प्रॉफिट में गया होगा तो वहां पहले हटाओ, और फिर जो एक्चुअली आपको मिला है वो आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप रिसिप्ट साइड में मतलब ऐड करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो यहां पे आएगा 25,000 और यहां पे आएगा 1,25,000, 25,000 मिला के टोटल जो रिसिप्ट हुआ है वो आपको इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाना है। क्लियर है, चलिए सर। फिर है लॉस, अगर लॉस में बेचा है तो आपने फिर वो लॉस कहां डेबिट किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 लाख का कॉस्ट था इन्वेस्टमेंट का, फिर आपने उसको 90,000 में बेचा, सेल वैल्यू है 90,000, तो आपने 10,000 का लॉस माना होगा, और वो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डेबिट किया होगा, माइनस कर दिया होगा वहां से, तो पहले एड बैक करो, इफेक्ट को जीरो करो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहला एड बैक लॉस फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कोई लेना देना नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, तो वहां से पहले हटाओ, इफेक्ट को जीरो करो, और अब जितना एक्चुअली आपको मिला है, कितना आपको मिला है, 90,000, 90,000 को आपको रिसिप्ट साइड में दिखाना है, 90,000। अब इसको कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं कि भाई जब प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाओ, प्रॉफिट पे है तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे दिखाओ जितना आपको रिसीव हुआ है, और लॉस है तो कॉस्ट माइनस लॉस पे दिखाओ। ऐसा भी सोच सकते हो, जैसा सोचना है सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आप 11th-12th में पढ़े हो आप वैसा सोचो, ठीक है। तो जितना एक्चुअली मिला है उतना आपको लेना है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। फिर है इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड, सेम, पहले एड बैक कर लो क्योंकि वो दूसरे हेड से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग में जाके एड बैक कर लो अक्रूवल के हिसाब से, और फिर पेड है तो फिनेंसिंग पे होता है, तो फिनेंसिंग में जाके एक्चुअली जितना पे किया होगा उतना माइनस करो। आउटफ्लो होता है ना दोनों, इंटरेस्ट भी जितना पे हुआ है आउटफ्लो होता है, डिविडेंड भी जितना पे होता है आउटफ्लो होता है, तो वो फिनेंसिंग में जाके माइनस कर लो। सिमिलरली इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, ये आपने कमाई मान लिया होगा, अक्रूवल के हिसाब से कमाई लेके ऑपरेटिंग में ऐड कर दिया होगा, तो ऑपरेटिंग में जाके डिडक्ट करो, रिवर्स करो ऑपरेटिंग में अक्रूवल के हिसाब से, और मिलता किस पे है, एसेट पे, इन्वेस्टमेंट पे,
तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाके ऐड कर लो जितना भी एक्चुअली रिसीव हुआ होगा। बेस अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में? इंटरेस्टिंग हो रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है इशू ऑफ सिक्योरिटी। इशू ऑफ सिक्योरिटी तो नॉर्मल है, एट पार या प्रीमियम होगा। एक ही इफेक्ट है इसका, पीएनएल में कोई रिवर्सल नहीं होता, कोई इफेक्ट पीएनएल में जाता ही नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है, प्रॉफिट लॉस में जाता ही नहीं। तो एक ही है कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके ऐड कर लो। कितने पे? जितनी भी इशू प्राइस है, इशू प्राइस पे ये कर लो। अब ध्यान दो, अब ये भी आता है कि आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ किया, तो ये तो नॉन कैश आइटम है, पीएनएल में आपने डेबिट कर दिया है पर पैसा तो गया ही नहीं, तो ऐड बैक कर लो। ऑपरेटिंग में जाके ऐड बैक कर लो। क्यों? क्योंकि नॉन कैश है। क्लियर है? अब ये मैं कल बताऊंगा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड बाद में बताऊंगा, ठीक है। डिविडेंड का ट्रीटमेंट बदल गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें हो सकता है कि आपने प्रीमियम पे रिडीम किया हो। अब प्रीमियम पे जो रिडीम होता है, आपको पता होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो। पहली प्रायोरिटी क्या होती है? सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करते हो, नहीं तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करते हो, और दोनों अवेलेबल नहीं है तब जाके आप प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करते हो। तो नॉर्मली उसका इफेक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम से ही आता है, ठीक है। तो आपको पीएनएल में कुछ भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। पार पे अगर रिडम्पशन है कोई दिक्कत ही नहीं है, फाइनेंसिंग में जाके आउटफ्लो दिखा दो एट पार, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, कोई भी पीएनएल का इफेक्ट नहीं है, तो डायरेक्ट आप माइनस कर लो। फिर अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन है तो देखो ऑप्शन होते हैं कि आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो, कैपिटल रिजर्व से कर सकते हो, जनरल रिजर्व से कर सकते हो। तो ये तीनों आइटम तो बैलेंस शीट में आते हैं, पीएनएल अलग है, ये तीनों आइटम बैलेंस शीट में अलग से आते हैं। तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ भी नहीं आएगा, सीधे सीधे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाके आउटफ्लो दिखाओ, ठीक है। सेम ट्रीटमेंट। लेकिन अगर पीएनएल से गया है, अगर पीएनएल से गया है तो फिर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके इसको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम राइट ऑफ किया है, ये आपका लॉस है। प्रीमियम सुन के आपको रिसीव लगता है ना, पर रिडम्पशन का प्रीमियम है, रिडम्पशन का प्रीमियम लॉस होता है और वो आपने माइनस किया होगा, राइट ऑफ किया होगा, अपन ऐड बैक करके इफेक्ट जीरो कर देंगे। तो 20,000 ये एग्जाम्पल दिया है मैंने कि प्रीमियम का इफेक्ट, ठीक है। तो जो भी प्रीमियम राइट ऑफ हुआ होगा वो ऐड बैक कर लो, इससे क्या होगा? इफेक्ट जीरो हो जाएगा, और जितना एक्चुअली पे हुआ है वो आप आउटफ्लो में रिकॉर्ड करो, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल था कि 10 लाख का फेस वैल्यू है और 2 लाख का प्रीमियम है, 12 लाख आपने पे किए, तो 2 लाख जो प्रीमियम राइट ऑफ किया होगा वो ऐड बैक कर लो, इफेक्ट जीरो हो जाएगा। और फाइनेंसिंग में जाके कितना आउटफ्लो दिखाएंगे? पूरा का पूरा 12 लाख रुपीस, ठीक है। फिर एक आता है बोनस शेयर्स का भी इफेक्ट आ सकता है। बोनस शेयर्स तो आपको पता ही है लॉस होता है, इक्विटी बढ़ती है पैसे का, लेकिन कुछ इन्फ्लो होता नहीं है, तो आप लॉस मानते हो और लॉस को राइट ऑफ करते हो। और आपको पता ही होगा सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस में यूज करते हैं? पहला सीआरआर यूज करते हैं, या सिक्योरिटीज प्रीमियम, या कैपिटल रिजर्व, या जनरल रिजर्व। कुछ भी नहीं है तो जाके अपन पीएनएल यूज करते हैं। तो अगर आपने ये 4 यूज किए हैं तो पीएनएल में तो कोई इफेक्ट गया ही नहीं है, ये चारों के चारों अकाउंट बैलेंस शीट में ही होते हैं, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि एक्चुअली आइटम नॉन कैश है। बोनस शेयर्स नॉन कैश होते हैं, तो आपको कुछ इफेक्ट नहीं लेना है। लेकिन अगर गलती से वो लॉस आपने पीएनएल से राइट ऑफ किया है पर पैसे तो गए ही नहीं, तो उसको आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड बैक करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन में कैसा डेटा दिया है उससे पता चलेगा, उससे पता चलेगा, ठीक है, उससे पता चलेगा। तो ये है बोनस शेयर्स का। तो ये था पूरा आपका ये, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ अकाउंट्स भी बनवाता हूं, जैसे इन्वेस्टमेंट में आपको हिडन फिगर निकालना है, काफी जगह आपको हिडन फिगर्स निकालने पड़ेंगे परचेज या सेल के, वो सब अकाउंट में आपको कल बताऊंगा। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं सारे जो फॉर्मूले है ना, ऐड, लेस, प्लस, माइनस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में सॉल्व करते करते मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब था मेरे हिसाब से, काफी डिटेल वे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मजा आ गया होगा, ठीक है, अच्छा लगा होगा, सब कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और कल तो पूरा मतलब सब क्लियर हो जाएगा। कल का सेशन तो सर मिस ही नहीं करना है आपको।
अगर आप यहाँ तक आके सेशन देख रहे हो तो कल का सेशन आप मिस नहीं कर सकते। कल पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे हिडन फिगर्स निकालते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। और मेरा हुआ अगर तो मैं एक फुल क्वेश्चन भी ले लूंगा ताकि आपको पूरा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। इसमें से जो भी काम का होगा उसका इमेज मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और मैंने एक ब्लैंक शीट भी डाली है टेलीग्राम पे, मतलब जो मेरे एमसीक्यू जैसे आप देखते हो ना मेरे स्क्रीन पे जो होते हैं एमसीक्यू और आंसर के लिए गैप होती है, ब्लैंक शीट होती है, वैसी ही एक शीट मैंने आपको भी दे दी है। कि काफ़ी बच्चे आंसर दिए हुए हैं तो वही आंसर देख के उनको लगता है कि उनको सब आ रहा है, पर एक गलत अप्रोच है। ये सोच के मैंने आपको पूरे आंसर वाली शीट नहीं दी थी, तो आपको मैंने एक ब्लैंक शीट दे दी है। अगली बार जो आप जितने भी प्रैक्टिकल्स हम पढ़ेंगे आपको ब्लैंक शीट लेके बैठना है और तब आप लिख के सॉल्व करके देखो और तब देखो आपको आता है कि नहीं। आंसर देख के तो बताना आसान है, ब्लैंक शीट में सॉल्व करो मेरे साथ और फिर देखो आपका आंसर आ रहा है कि नहीं, और तब आपको डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो ब्लैंक शीट भी ले लेना और ये मैं सारे इसके भी चार्ट जो होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। अच्छे से कैश फ्लो को निपटा दो, अच्छे से निपटा दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक किए बिना जाना नहीं, ठीक है, घोर अपराध होगा आपका अगर आप वीडियो लाइक ना करो। ठीक है, शेयर भी करना। पूरा 2 घंटे का वीडियो रोज देख रहे हो तो भैया शेयर करो, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी सारे बच्चों को भी ये फायदा मिले। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिसकी मैं बात कर रहा था वो उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं।